मेरी जिंद मेरी जान। ऐदे वफा के बाद सही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है भाई। जिस मुल्क में क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर है, फौजी फूड्स आप खा रहे हो, तो जब कोई अपना काम नहीं कर रहा हम पे क्यों कदगने हैं? तो क्या क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान में तज्जियाकार होने की? मतलब इरशाद भट्टी साहब ने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से उनकी पीएचडी है? डॉक्टर आफ्ताब इकबाल कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं? और या मकबूल जान की कितनी किताबें छप चुकी हैं? शाहिद मसूद एंड ऑफ टाइम्स। कि मैं 2 दफ़ा खुद ट्रेन अटैक का सर्वाइवर हूँ, जिसमें से एक दफ़ा ट्रेन पे फायरिंग हुई थी और एक दफ़ा ट्रेन पे रॉकेट आके लगा था। और ये सब सुनने के बाद कोई अपनी बेटी का रिश्ता अगर भेजना चाहते हैं, सो अदील अफजल एट हाँ, जी मेल डॉट बिल्कुल। कॉम। सो पाकिस्तानी अवाम को कह रहा हूँ, हाँ, कर्नल 2.5 लाख, मेजर 5 लाख, मेजर जनरल 20 लाख। आप अगर कहीं यूएस में बैठे हुए हैं और अपने बेडरूम में बैठ के वीडियो बना रहे हैं तो बनाते रहें, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं और जिनकी जिंदगी गुजर गई है इस काम को करते हुए, जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हुए हैं उस इंडस्ट्री पे क्रिटिक कर रहे हैं, जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं उस मुल्क पे क्रिटिक कर रहे हैं, जिन इदारों से आपको बात करते हुए डर लगता है हम उन इदारों पे क्रिटिक कर रहे हैं। उससे अच्छा तो कादिर पटेल ने कहा था सरेंडर मोदी थी। आगे से कहते हैं मेरे मुंह से निकला मतलब है। एक टाइम पाकिस्तान बॉम्ब हो रहा था और आफ्ताब इकबाल 1 घंटे का व्लॉग बना रहा था कि सही तरीका क्या है श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसकी लेने के पुप्पी लिए। आज नहीं तो कल मोदी जी एटम बम फेंक दो। हमने अपने एटम बमों में क्या कपड़े टांगे हुए? ये क्या बेवकूफाना बात है? आप चलाओगे तो हम नहीं चलाएंगे। और बोल तो चलाना क्यों है? अगर मुझे ये ऑप्शन मिले कि जहन्नुम जाना है या पाकिस्तान जाना है, मैं जहन्नुम प्रेफर करूंगा। प्यार तो मिला है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हाफिज सईद भी तो यहाँ पे सरेआम फिर रहा है। ये क्या बकवास है? उसने तो बाल ठाकरे भी सरेआम फिरता रहा है। बहुत ऐसे से ये बात मैंने ना अपने दिल में रोक के रखी हुई थी और ये मैंने निकाल दी थी। मारंग बलोच के खिलाफ, वो एक बलोच कौम की बेटी है, वो बलूचिस्तान की बेटी है। एक्चुअली में हमें बस बलूचिस्तान की ना तस्वीर ऐसे नज़र आती है, वो एक अजीब सी गवादर में एक पीसी है, बस एक क्रिकेट ग्राउंड है, हाँ, और गवार वहाँ सीपेक का पैसा आ जाएगा, बस सीपैक का ये पैसा आ 3 जाएगा, चीज़ें। मादनियात निकाल हाँ लेंगे, हाँ हाँ। हीरा सोना, और बस ये या बलोचिस्तान, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में आ चुका हूँ, लाहौर में फिर रहा हूँ। बहुत संजीदा लोग आए हैं जिन्होंने बहुत संजीदा बातें की हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा तंज़ व मज़ा भी किया जाए कि यार कोई सीरियस ना ले हमारी बातों को। इसीलिए मैंने एक एक्टर, एक कमेडियन को आज शो पे बुलाया है, अदील अफजल। आधा वर्ष। हाँ, कुछ करे ना, जोक्स रहे ना, आप तो कमेडियन है। यार वैसे अगर कोई मुझे कमेडियन मान लेता है तो ये मेरे लिए बात बाइस से फ़ख्र होगी, क्योंकि कमेडियन होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को लगता है कि मैं कमेडियन हूँ तो थैंक यू, आई डोंट थिंक सो। हाँ, देखिए मैं इस बारे में कोई मजाक नहीं करूँगा, मैं तो एक तज्जियाकार हूँ। तो मैं तो हंसने की मुझे तो इजाज़त नहीं दी गई है। कुछ अरसे में आप सीनियर तज्जियाकार हो जाएंगे। नहीं, वो मसले ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, हाँ। लेकिन मैं जुल्फ़िकार फार्मेसी फ़ोन किया है तो अच्छा। उन्होंने अरे फिर मैं फंस चुका हूँ। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, तो अदील अफजल किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन अब ये राय पाई जा रही है कि कमेडियन सीरियस बात नहीं कर सकता और सीरियस तज्जिया निगार कॉमेडी नहीं कर सकता। हाँ, ये मैंने भी ताज़ा ताज़ा ही सुना है, और ये मोस्टली पाकिस्तान में ही हमने लोगों को सुना है कि वो किसी की राय लेने से पहले होता था कि उसका रंग, उसका नस्ल, उसकी मज़हब देखते हैं, अब उसका प्रोफेशन भी देखने लगे हैं, विच इज़ टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट कि हाँ, अगर वो एक रेलेवेंट फील्ड के बारे में बात कर रहा है तो उसे उसका नॉलेज होना चाहिए। भाई जिस मुल्क में क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर है, फौजी फूड्स आप खा रहे हो, तो जब कोई अपना काम नहीं कर रहा हम पे क्यों कदगने हैं? हम पे बिल्कुल। और नहीं, ये तो खैर वैसे ग्लोबली भी दुनिया में कमेडियंस कहीं पे भी होते हैं तो वो तो सैटायर ही करते हैं, और वो सोसाइटी के उन ही पहलुओं के ऊपर ज़रा लाइट गुफ्तगू करते हैं जिनके ऊपर बराह रास्त बात करने की अक्सर इजाज़त नहीं होती। लेकिन आई थिंक आप बेटर बता सकते हैं, क्योंकि मैं कमेडियन नहीं हूँ, आप हैं। सर मुझे ज़िंदगी में ना एक जो ठंड आपको नज़र आती है, वो इसलिए नज़र आती है कि सोसाइटी जो बोलता है ना कि ये करो, वो तो मैंने कर लिया। मतलब बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, तो कोई मुझे मुड़ के ये नहीं बोल सकता कि तू ये क्यों बोल रहा है।
तू कौन होता है? ठीक है, फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं एक टीवी शो पे गया था, तज्जियाकार लिखा था, नीचे किसी ने लिखा ये कहाँ से तस्याकार हो गया। तो भाई क्या, फिर और अदील भाई ने तज्जिया दिया तो किसी ने बोला ये तो एक्टर और कमेडियन है, ये क्यों तज्जिया दे रहे हैं? तो क्या क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान में तज्जियाकार होने की? मतलब इरशाद भट्टी साहब ने क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से उनकी पीएचडी है? डॉक्टर आफ्ताब इकबाल कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं? और या मकबूल जान की कितनी किताबें छप चुकी हैं? शाहिद मसूद एंड ऑफ टाइम्स के अलावा क्या बनाया है वो भी छाप कर? तो कौन तज्जियाकार यहाँ? इसमें तो मेरे ख्याल से तो मेन बात तो ये होती है कि वो बात क्या हो रही है ना, हाँ पहले तो बात देख लें। बिल्कुल। और अगर बात के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो फैक्चुअली रॉन्ग है, तो आप करेक्शन कर दें। बिल्कुल। अगर आपको ओपिनियन तंग कर रही है तो आप क्वेश्चन कर लें। लेकिन ये कहना कि नहीं आपको बात करने का हक नहीं है क्योंकि आप फला फला काम करते हैं, ठीक है, सो उस तरह अगर हम देखने जाएंगे तो फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना काम नहीं करते हैं और जो दूसरा काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये तो मुझे, लेकिन एक और चीज़ भी है ना, देखें, एक तो हो गया कि चलें हम इसको उतना टेक्निकल नहीं रखते गुफ्तगू को कि कमेडियन को बात करने का हक है या नहीं है। मेन बात ये है कि जब आप उसको एज अ डेरोगेटरी वे यूज़ करते हैं, जब आप किसी को ये तासुर दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम तो कमेडियन हो, तो कमेडियन तो फिर आई थिंक पितरस भी कमेडियन ही था, सैटायर लिखता रहा है, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब भी थे और उनको पढ़ने वाले ज़िया मयूद्दीन साहब भी थे। फिर नहीं नहीं, बुड्ढा कमेडियन ठीक है, ओके, जवान कमेडियन से जवान कमेडियन से हमें है। हम रिसेंट टाइम्स में देख बुड्ढे लें। कमेडियन क्योंकि फिर फनी नहीं होते, तो फिर हमें उनकी कॉमेडी में लगता है कि फलसफा होगा, हाँ, उनको आप ये मार्जिन वरना दे अंकल ये बात क्यों कर रहे होते? हाँ कुछ जरूर कुछ सोचा ही होगा अंकल ने। हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं इस वक्त। अगर हम करंट टाइम्स में देखें तो डेव शपेल है, कुणाल कामरा है, वरुण। सॉरी लाइट चली गई थी, हम लोग वापस आ गए हैं। क्या बात कर रहे थे हम अपने एक्टर और कमेडियन होने पे बात कर रहे थे। अच्छा, नहीं हाँ, मैं कह रहा था कि सब तो कर लिया मैंने दुनिया में, मतलब क्या लोग कहते हैं आप पॉलिटिकल बातें, भाई मेरी बीए पॉलिटिकल फिलोसफी में, उसके बाद मेरा एक बैचलर्स लॉ में है, उसके बाद मेरा एक एमए थिएटर हिस्ट्री में है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, मेरी एमए थीसिस है पाकिस्तान की तारीख के थिएटर के बारे में, मेरी किताब पाकिस्तान की तारीख के बारे में अगस्त में छप रही है, मैं 10-15 साल से कॉलम लिख रहा हूँ डॉन, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, फ्राइड। क्या करूँ कि मैं तज्जियाकार बन जाऊँ? क्या मूछें रख लूँ? क्या करूँ? क्या बताएं, शॉल पहन के रात को बैठ जाऊँ? क्या करूँ क्या मैं? हाँ, मतलब मतलब यही चाहिए होता है ना, जी। एक आपके पास एजुकेशन और एक आपके पास एक्सपीरियंस हो और एक अगेन फिर वो एक सलाहियत हो चीज़ों को समझने की, डाइसेक्ट करने की, इंटरप्रेट करने की, ठीक है, एनालाइज करने की, यही चीज़ें होती हैं। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ऑडियंस बेसिकली डिसाइड करेगी ना कि किसी की ओपिनियन कैसी है। मैं पढ़ रहा था कि अक्सर औकात लोग आपकी पोस्ट के नीचे भी जो है, जब भी मैं अपीयर होता हूँ तो उनका ये कमेंट होता है कि भाई मतलब इसको क्यों बुला लिया, इसको क्यों बुला लिया। हाँ ठीक है, आपको? हाँ मुझे नहीं, ये तो बात मैं भी बहुत सोचता हूँ, लेकिन मजबूरी ये होती है कि गेस्ट कभी कभी लास्ट मिनट कैंसिल कर देते हैं। तो फिर जो अवेलेबल है हाँ, तो फिर वो जो स्टूडियो में ऑलरेडी होता है, ये एक टाइम खान साहब के बारे में मशहूर था कि खान साहब अपनी गाड़ी में कोट रखते थे कि किसी इन भी टाइम केस कोई टीवी शो बुला ले तो वहाँ जाना तो पड़ मैं सकता रेडी हूँ। तो ये रेगुलरली रात को टीवी पर आते थे, कैपिटल टॉक में तो रोज़ ही आते थे। है। हाँ, कोर्ट फिर मैं भी रख लूँ तो एक। अदील भाई हमारे कोर्ट वाले साहब हैं। अच्छा, मैं वैसे इसमें ना एक दफ़ा फिर से लाइट जा चुकी थी, लाइट वापस आ चुकी है जी भाई। अच्छा, मैं कुछ बातें हैं जो आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिनको लगता है कि मुझे राय देने का हक नहीं है। वैसे मुझे खुद नुमाई या अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है, मतलब इंसान के पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन चूंकि ये बात मुसलसल हो रही है और अब तो स्टैम्प भी लग रही है कि एक एक्टर और कमेडियन को पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने का हक नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल इशू पर राय देने का हक नहीं है, तो मैं अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल बता देता हूँ, जैसे भी आपने भी बताई थी। 35 सिंगल नहीं इछड़ा। सर, मैं ना अगर पहले ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दफ़ा खुद ट्रेन अटैक का सर्वाइवर हूँ, जिसमें से एक दफ़ा ट्रेन पे फायरिंग हुई थी और एक दफ़ा ट्रेन पे
रॉकेट आके लगा था। मैंने अपने सामने लोगों को गोलियां लगते भी देखा है और जान से जाते भी देखा है। मेरा एक क्लास फेलो था जो बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हुआ, मेरे साथ एक क्रिकेट खेलने वाला लड़का था जो टारगेट किलिंग में शहीद हुआ, हमारे मोहल्ले का एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर था कोयटा का रियाज, वो स्कॉश का कोच भी था, वो इमाम बारगाह के अटैक में शहीद हुआ। तो एक लंबी फहरिस्त है। 4 साल की उम्र से मैं कर्फ्यूज़ देख रहा हूँ। मेरा पहला कर्फ्यू मुझे 4 साल की उम्र में याद है, जब मेरी माँ मुझे स्कूल से लेने के लिए आई थी, भगदड़ थी और धुएं के बादल थे। 2 से 3 दफ़ा मैं अपने शहर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख चुका हूँ। और इतने इतने सख्त कर्फ्यूज़ थे कि जिनमें लोगों को खिड़की पे जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं एक एक घंटा या पैदल चल के या मोटर बाइक पे रेडियो जाता था, क्योंकि रेडियो की ट्रांसमिशन नहीं रुकनी। और मैं उस वक्त भी उन कर्फ्यू के दिनों में भी काम किया करता था। 6 से 7 साल मैंने रेडियो किया है, जिसमें तहरीके पाकिस्तान के लोगों से लेके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर्स, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने किए हैं। रेडियो पाकिस्तान कोयटा में जो हमारा स्टूडियो था, उस स्टूडियो पे रॉकेट्स आके लगे थे। और एक ज़माने में एक हम लेट नाइट शोज़ किया करते थे, तो ऑर्डर पास हुआ था कि जो मेरा घर चूँकि शहर से थोड़ा सा बाहर है, तो हमें कहा गया था कि या तो आप रात का शो छोड़ दें, क्योंकि आपको सरकारी गाड़ी छोड़ने नहीं जाएगी, ख़तरा है। एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं की। हम लेट नाइट शो करते थे, मैं कभी ड्राइवर मुझे घर के पास छोड़ देता था, फिर मैं 15-20 मिनट पैदल चल के घर चला जाता था, कभी किसी दोस्त की तरफ चला जाता था, कभी किसी कज़न की तरफ रुकता था। लेकिन मकसद ये था कि ये जो रेडियो की ट्रांसमिशन है, ये नहीं रुकनी चाहिए। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे नॉन स्टॉप शोज़ किए हैं जब कर्फ्यू लगा होता था या और हालात ख़राब होते थे। पिछले 20 सालों में सबसे हिस्टोरिक इलेक्शन जो है वो 2008 का था। उस पूरे इलेक्शन को जो पोलिंग कैंप्स थे वहाँ से लेके लेट नाइट ट्रांसमिशन तक, वो मैंने कवर किया हुआ है। 6 से 7 साल रेडियो करने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 6 साल मैं जर्नलिज्म से वाबस्ता रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर जंग अखबार में मैं काम किया करता था। उसके बाद मैं एक्सप्रेस में गया और उसके बाद मैं दुनिया अखबार में मैंने काम किया। लाहौर प्रेस क्लब का मैं मेंबर रह चुका हूँ। जिस दिन मैंने जर्नलिज्म छोड़ा तो फिर मैंने लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी छोड़ दी। कोयटा में जब हम जंग अखबार से वाबस्ता थे, तो मेरे बिल्कुल सरहाने पे ना फैक्स मशीन हुआ करती थी, जहाँ से हर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ख़बर के साथ साथ ना एक थ्रेट लेटर भी आया करता था कि हम तमाम सहाफ़ियों को जानते हैं कि उनके घर कहाँ हैं और आप किस तरह आते जाते हैं, आपके घर वाले कहाँ पे हैं, और हम आपको अटैक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन हो, चाहे वो बम फट रहा हो, एहतजाज हो रहा हो, कोई किसी लीडर का कत्ल हुआ हो, हम अखबार के दफ्तर में मौजूद थे। उसके बाद अखबार के दफ्तर ने भी, चूँकि मेरा घर शहर से बाहर था, तो उन्होंने भी हमारे वर्किंग आवर्स में थोड़ी सी तब्दीली की और कहा कि आप रात को जल्दी घर जा सकते हैं। तो मेरे साथ जो सहाफ़ी था, एक मेरा दोस्त बहुत अच्छा अभी भी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो उन सालों में थ्रेट के ऊपर था। बहुत वाज़ेह था कि उसको मारा जाएगा। और वो और मैं दोनों इकट्ठे रोज़ रात को घर जाया करते थे, और हमारे घर जाने के 2-3 ऑप्शनल रास्ते होते थे, तो हमें खुद भी नहीं पता होता था कि हमने कहाँ से जाना है, और हम अक्सर बीच में आके एक दूसरे से पूछते थे कि आज कहाँ से जाना है। इस तरह से हमने जर्नलिज्म कंटिन्यू किया। लाहौर जंग में जब मैं काम करता था, तो मैं यहाँ पे कॉपी सुपरवाइज़र था, और कॉपी सुपरवाइज़र वो शख्स होता है जो साइन करता है कि ये अखबार अब प्रिंट में, प्रेस में जा सकता है छपने के लिए। आई वॉज द यंगेस्ट, और सबसे आप कह सकते हैं कि मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड अमंग द इंटायर लॉट, लेकिन कॉपी सुपरवाइज़र मैं ही था 1-1.5 साल। रात को 3 बजे मैं अखबार के दफ्तर से निकलता था, और सुबह 8 बजे मैं NCA में क्लास ले रहा होता था। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उससे पहले मैंने एक बैचलर्स किया था मैथ, स्टैट्स और फिज़िक्स में। और ये सब सुनने के बाद कोई अपनी बेटी का रिश्ता अगर भेजना चाहते हैं, सो adil afzal at हाँ, gmail dot बिल्कुल। com। सो NCA से मैंने फ़िल्म की डिग्री की है, और उसके बाद मैंने पूरा मैं कश्मीर फिर चुका हूँ। वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्री शूट की है बहुत रिसेंटली। जिन इलाकों के आप नाम सुन रहे थे, खुईरटा, लीपा वैली, और जहाँ जहाँ अटैक्स हो रहे थे, मैं पिछले पूरा साल वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर आया हूँ। कराची की बहुत सारी डेमोक्रेटिक वॉइसेस को मैंने कवर किया है, बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। पिछले 8 साल से मैं सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, और जिस वक्त मंजूर पश्तीन बिल्कुल आपके लिए एक रेड लाइन थी कि जिस पे बिल्कुल बात ही नहीं करनी, और पहला अटैक हुआ था, और DGI SPR आसिफ गफूर साहब ने बाकायदा आके कहा था कि ये जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं और रॉ फंडेड हैं, उस वक्त आसिफ गफूर साहब को हमने कॉल आउट किया था अपनी वीडियो में। जिस वक्त मारंग इस्लामाबाद आई थी, तब भी मेरी वीडियो मौजूद है। जब जैनब मर्डर केस हुआ था, मेरी तब भी वीडियो मौजूद है। मैंने एजुकेशन पे बात की है, मैंने टैक्स पे बात की है।
और क्या करूं? अगर ये सब सुनने के बाद आप 10 रुपये भी भेज सकते हैं तो 034521 नहीं, इजी मुझे पैसा मुझे अच्छा पैसा ना भेजें, मुझे अच्छा सिर्फ ये बताएं कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। मैंने कनाडा तक जाके डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, जर्नलिज्म से वाबस्ता रहा हूँ, रेडियो से वाबस्ता रहा हूँ, 22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे पास जो सबसे बड़ा लाइसेंस है वो तो ये कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं सारा दिन फिरता रहता हूँ। मैं उन्हीं रास्तों पे से जाता हूँ जहाँ से आईडी कार्ड देख के लोगों को मारा जाता है, मैं उसी ट्रेन में सफ़र करता हूँ जिसके ऊपर कई दफ़ा अटैक हो चुका है। मुझसे ज़्यादा अगर आपको हक है तो आप बिल्कुल आगे बात करें, मैंने आपका गला थोड़ी घोटा है। आप अगर कहीं यूएस में बैठे हुए हैं और अपने बेडरूम में बैठ के वीडियो बना रहे हैं तो बनाते रहें, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं और जिनकी जिंदगी गुजर गई है इस काम को करते हुए, ठीक है ना, और फिर वही वाली बात है कि कोई कूल होने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुए हुए, नजरिए की बेस पे हुए हुए हैं। तो अगर अब भी आपको लगता है कि जी मुझे बात करने का हक नहीं है, किसी और को है, तो वो बिल्कुल करे, मेरा गला थोड़ी घोट सकते हो आप। ये सब सुनने के बाद ज़ाहिर बात है मैं यही सोच रहा हूँ कि 22 साल काम करने के बाद अब तक दाढ़ी काली कैसे? मुझे तो थोड़ा टाइम हुआ ये क्या देखे मैंने यार। छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था। लेकिन आई एम 41, आप 35 कह अरे रहे नहीं थे। नहीं 27 नहीं नहीं, आई एम 27 41। और नहीं नहीं माशाल्लाह दाढ़ी आपकी अब तक काली है, वो तो हमने बता दिया आप अदील अफजल हैं। थोड़ा थोड़ा इंजीनियर मिर्ज़ा भी आ रहा है, वरना थंबनेल पे डाल के लोगों को कंफ्यूज रखेंगे। और अभी जो मैंने अपना बताया ना, ये यकीन करें कि ये सिर्फ ट्रेलर है। मेरे ओए मेरे पास होए, बताने के लिए ना बहुत कुछ है। बेसिकली आपने ये बोला है कि कोई अगर स्क्रिप्ट लिखना चाहता है आपकी ज़िंदगी पर, नहीं, आगे अच्छा, मवाद देखिए बहुत है। इसमें एक बात है ना, आर्टिस्ट लोगों का यही कमाल होता है कि वो बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे खुद ब खुद पहुंच जाते हैं जिसमें उनका खुद कोई वो लेना देना नहीं होता। खान साहब जब 2014 में धरना दे रहे थे, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और 40 चैनलों के ऊपर लाइव आते थे और लोग उनकी स्पीचेस सुनते थे। मैं 2 महीने नेशनल असेंबली में एक प्रोजेक्ट कर रहा था और मैं डायरेक्टली अयाज सादिक साहब के साथ काम कर रहा था। इसीलिए आप अक्लमंद बातें करते हैं, आप बच गए वो 2 महीने मैं वो 2 महीने जिन्होंने वो स्पीचेस सुनी। नहीं, हम 2 महीने ना वो कादरी के और खान साहब के 4 धरने बजे से गुजर के जाते थे। हाँ मैंने पीएनसीए के सामने लोगों को ना टटियां करते हुए खुद देखा है अपनी आंखों से। यार, उस मजबूरी थी मेरी, नहीं, टाइम आपकी कम नहीं था, थी, वो कादरी टाइम कादरी कम वो था। कादरी साहब के अच्छा, धरने के लोग थे। वो जब शलवारें सुप्रीम कोर्ट पे टंगी हुई थी, ये हमारी रूटीन थी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आज शहजाद ये क्या हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे अदील भाई ने बताया कि उनके एक दोस्त बहुत नाराज़ होते हैं कि अदील भाई संजीदा बात करें तो मैं आगे से मजाक करता हूँ। तो आज मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इनके दोस्त को सड़ाऊँगा। नहीं, उसने पीएस मॉर्गन का शो देखने के बाद कहा था शहजाद को नहीं, वो एक साल की अब मैं छूट है, चाहता हूँ वो शो देखने के बाद बोले बस इसने वापस ले साल लो। का कोटा पूरा कर लिया है। हाँ। हाँ, सो ऐसे वो ताहिर कादरी के लोगों को चाहिए, वो जिस तरह हिलाल टाइम चेक नहीं आता उस तरह हर घंटे बाद ताहिर का 4 बजे, यार वहाँ 4 बजे। वहाँ पे ऐसा होता था, आप यकीन करें कि सुबह के टाइम पे, यानी जो एक दिन पहले ताहिरुल कादरी ने स्पीच की होती थी ना, वो सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन पे चल रही होती थी, वहीं पे धरने पे। तो दिन में भी लोग वही सुन रहे होते थे और फिर शाम को आके खिताब होता था। जी जी। और मैं हैरान होता था कि बाहर ये चल रहा होता था, लोग हमें मैसेजेस करके बता रहे होते थे कि खान साहब की गवर्नमेंट, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जा रही है, ऐसे हो रहा है। अंदर कभी वो मरियम औरंगजेब साहिबा से मुलाकात हो रही है, कभी नफीसा शाह साहब से साहिबा से मुलाकात हो रही है, अयाज सादिक साहब से मुलाकात हो रही है, असम्बली की कार्रवाई हमने कवर की हुई है। सो आपको ना बहुत और तरीके की रियलिटी नज़र आती है। इसके बाद भी अगर किसी को यकीन ना हो कि आप पटवारी हैं तो वो फिर वो उसकी भूल है, क्योंकि आपने जिन जिन का नाम लिया। नहीं, नफीसा शाह साहिबा तो कायम अली शाह साहब की बेटी हैं, ठीक है, उनका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि मैं तो एक आम सा आदमी था, एक टीम का हिस्सा था और मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा था। सो इस तरह बहुत सारे ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन से जुड़े हुए हैं, जो हमने देखे हैं, लाइव लोगों को देखा है। सो जो नॉलेज है ना, वो बहुत, एक तो फर्स्ट हैंड है, मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं जब कोई बात बता भी रहा होता हूँ तो मैं मोस्टली कह रहा होता हूँ ये मेरी मेरी भी गुजरी हुई चीज़ है ना, मेरी कहानी है, मैं सुना रहा हूँ। भाई कोई भी अगर सुधार है आप तस्दीक कर लें, आप सिंपल। देख लें, ठीक है। आपको ये बात नहीं बुरी लग रही कि एक आदमी जो एक्टिंग करता है वो बात सुना रहा है, आपको ये बात बुरी लग रही है कि लोग इसकी बात सुन रहे हैं। लोग इसकी बात सुन रहे हैं, म- मेन इशू जो ये है ना। जो आपने भी कहा ना कि लोगों ने बोला इसको क्यों बुलाते हैं, मैं आपको लिटरली स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। किसी ने बोला तुम इसको क्यों बुला रहे हो, उसको कुछ नहीं पता, यू शुड इनवाइट मी इंस्टेड। तो ये वो जरा अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही सेड द साइलेंट पार्ट आउट लाउड। बट दिल में हर कोई यही चाहता है कि इसको क्यों अटेंशन मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। सर हिम्मत करें ना, देखें, आप मुझे बुलाते हैं तो
बहुत मैंने अच्छी आप बात है। खुद बोलते हैं यार मैंने आना है भाई प्लीज। या मेरे पास वो नहीं है ना, कोई वो सेटअप नहीं है जहाँ पे बैठ के मैं दिल की भड़ास मैं निकाल अब सकूं। क्यों आप लोगों को तो राज बता रहे हैं कि लोगों को लगता है कि एक्टर्स बड़े पैसे कमाते हैं। मेरी आंखों देखा हाल है, 1-1 रुपए के लिए सेल्फी बेची है इस आदमी ने। आज 1 रुपए के लिए बेची। 1 रुपए, 1 रुपए के लिए इसने बोला सेल्फी, 1 रुपए के लिए। यार मैंने नहीं कहा, उसने कहा था सेल्फी ले तो लेते भाई हैं। बंदा 1 रुपए ज़्यादा मांग लेता है यार, आपने भी तो नहीं वो बन ऐसे। ही इतने रहे थे, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, एक हाँ 1 रुपया बच जाए और हाँ कोई बात नहीं, हाँ। सेल्फी ले लेगा उसने उसका। बोला आज मुंह नहीं धोया हुआ, आज 1 रुपए की सेल्फी है, कल 5 रुपए की। कल साबुन का पैसा ऐड नहीं हो उसमें जाएगा। सेल्फी के बदले बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी सर्विस भी मिल जाती है। आप किसी होटल शोटल खाना खाने जाएं अच्छा तो वहाँ खाना। जो भी अच्छा कोई पहचान लेता है तो वो सर्विस भी अच्छी देता है। सो ये तो सबसे सबसे क्या ऐसा है समीना पीरजादा को सबसे ज़्यादा क्या मुफ्त मिला, क्या सबसे बड़ी चीज़ मुफ्त क्या मिली? आजकल मुझे 3 ईमेल आए कि हम आम भेजना चाहते हैं, मैंने बोला नहीं यार मैं, आम बड़ी अच्छी चीज़ है, ना मज़ा ना आया। मैं नहीं ज़ियाउल-हक वाली साजिश में आऊँगा। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं आपको नहीं आना। कोई बेचता वो नहीं पता नहीं आम की पेटी थी भी नहीं। लेकिन ये है कि आम तो बिल्कुल मैं तो मुझे किसी ने भेजने ज़रूर भेजे, और अगर उसका ताल्लुक साउथ पंजाब या सिंध से है सो मैं तो एक स्टोरी भी लगा दूंगा कि ये मेरे पास आम आए हैं और डाडू सुट्टू आम है। मेरे मेरे हिस्से के आम भी आप। मुझे अदिल भेजें, भाई मैं तो क्या खाऊंगा। सबसे सबसे क्या अच्छी चीज़ आई? रास्ता आया था मुझे, दे वर वेरी नाइस टू सेंड क्लोथ। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव। या हाँ, कपड़े तो मुझे आ ही जाते हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे एक शूट पे जाना था तो उन्होंने ना कहा कि आप ऐसा करें कि पहले ना सैलून आ जाएं तो वहाँ ना हम आपकी थोड़ी बाल और दाढ़ी शाड़ी ट्रिम करा लेंगे। फिर आपको देखा उन्होंने बोला आप 2 दिन पहले हैं। तो जब मैं सैलून गया आप तो पे वो काम ज़्यादा है, एक महंगा सैलून, इलियास को खुद बुलाना पड़ेगा। वो एक महंगा सैलून था जहाँ मैं खुद तो नहीं जाता था। तो मैं जाके बैठा तो जो लड़की कोऑर्डिनेट करी थी तो वो आई, वो भी पास ही खड़ी थी, और जो सैलून का बॉय था वो आया तो उसने कहा कि सर डू यू नीड क्लिनजिंग। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो साथ खड़ी थी, उसने बोला डेफिनेटली। तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये जो एक फ्री की सर्विस मिलती है ना, कि आपको पता चले कि वो शूट से पहले आपको नहला रहे धुला रहे भी हैं और आपका ज़रा एक इजाज़त हो तो एक घटिया जोक कर सकता हूँ। आप करें सर, आपका शो है, मैं आपको रोक सकता हूँ, आपने मेरी एक बात के दफ़ा बीच में भी कर देना। एक दफ़ा मैं भी सैलून गया अदील भाई के साथ। तो जो कोऑर्डिनेटर थी उन्होंने बोला इनके ब्लैक हेड रिमूव कर दो। दूसरे बंदे ने आके सर काट दिया अदील भाई। हमें जाके सिलवाना पड़ा। तो बोला अबे नहीं ये नहीं मतलब था मेरा। ये वाला आइडेंटिटी निकालना था। ये उसने बोला सॉरी भाई मैं सैलून से पहले टीएलपी में नौकरी करता था। सो या नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है जब ऐसी कोई ट्रीटमेंट मिलती है अब सबको। हमने क्योंकि पुल वो बता दिए हैं कि भाई हमारे क्रेडेंशियल्स तो सॉलिड हैं। ये मेरे क्रेडेंशियल इंटरनेशनली पब्लिश्ड क्यों यार, मेरी क्रिटिक इंडियन न्यूज़पेपर्स में छपी हुई है, अगर उनको नहीं पता तो। सर मे आपकी भी हुई है? नहीं, मैं आपको तो मैं कुछ कहता ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने मेरे बारे में भी आर्टिकल लिखे हुए हैं। हाँ मेरे आर्टिकल्स के बारे में भी आर्टिकल लिखे हुए हैं। और जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि ये पिछले कुछ दिनों में, हालांकि मैंने तो ना कहीं वॉर की सेलिब्रेशन की है, ना ही कोई विक्ट्री का नारा लगाया है, ना ही बिल्कुल भी मैंने जंग के हक में बात नहीं की, वो ये भी भूल गए कि 1.5-2 महीने पहले मेरी ही एक वीडियो वायरल चल रही थी DGISP साहब के बारे में, और उस वक्त सब कह रहे थे कि वाओ वाओ वाओ। अरे मैं तो भूल गया मैंने आपको बुलाया क्यों है। अहद वफा ड्रामा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या चार भाई, हाँ, चारों तबाही। चार नहीं नहीं आपने रिपीट नहीं करना। चार दोस्त थे, लेकिन बट अगेन वही वाली बात है ना कि वो एनालिसिस लोगों को अच्छा लगा, हाँ। ठीक है, कि जब एक सेल्फ क्रिटिक हो रही है, और आई थिंक वो करने के लिए भी तो थोड़ा सा जिगरा चाहिए ना बोलने के लिए, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री में रहता हूँ। उसके डायरेक्टर जो है ना सैफी हसन साहब, मैंने अब तक कुछ 4 ड्रामे किए हैं जिसमें से 3 ड्रामे जो है ना वो सैफी हसन साहब के किए हैं। सो बहुत पर्सनल रिलेशन भी है, लेकिन जब आप बात करने जा रहे होते हो तो आपके जहन में ये सारी बातें आ रही होती हैं कि यार सैफी भाई पता नहीं क्या सोचेंगे, ठीक है, ये है कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, या उन्होंने सोचा तो उन्होंने मुझ तक कोई बात नहीं पहुंचाई। सो जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हुए हैं उस इंडस्ट्री पे क्रिटिक कर रहे हैं, जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं उस मुल्क पे क्रिटिक कर रहे हैं, जिन इदारों से आपको बात करते हुए डर लगता है हम उन इदारों पे क्रिटिक कर रहे हैं। यही काम है करने का। और तब से कर रहे हैं जब आप बाप बोलते थे इनको, जब आपको बताया जाता था कि ये आपके वालिद हैं। जी, काश मेरे ये वालिद होते जब आप तस्वीर रख के बैठे होते थे। हम्म। सो तब से कर रहे तब हैं। से कर रहे हैं, जी। और किसी मोटिवेशन वाहिद जो है वो यही है कि मेरी जो अगेन बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि जंग के दिनों में आपको क्या हो गया और ऐसे और वैसे, तो मैं कह रहा था देखें जो मेरी लॉयल्टी है ना वो मेरी लैंड के साथ है और वो मेरे लोगों के साथ है जिनके साथ मैं हज़ारों साल से रह रहा हूँ।
आर्मीज तो चेंज होती रहती हैं, Yep. गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, ये ज़मीन मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ये सिविलाइजेशन मेरी है, ये घर मेरा है, इसके लिए मैं आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा, जब कभी मेरे ऊपर कोई हमलावर होगा मैं उससे लड़ूंगा, अगर इंटरनली भी कोई हमलावर होगा तो मुझे तब भी डिफेंस का हक है। भाई हम अगर हमारा बाप रोज़ हमें चपेट मारता है तो हम बहन भाई रोज़ बैठ कर बोलेंगे ना यार ये सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। हाँ, पर अगर पड़ोसी आके बाप को कूटना शुरू कर दे, और वो भी बगैर किसी मकसद के। हाँ आपने ठीक है। हम पे हमला कर दिया। अभी भी आज भी ये अभी थोड़ी देर पहले यही बात चल रही थी ना कि खाना खाओ, ऐश करो, गोली मार देंगे। हाँ हाँ, तो हम पिस्तौलों में पानी डाल के बैठे हुए, क्या स्टूपिड बात है यार, आप एक मुल्क के आप वजीर लोग आजम हो। गलत समझ रहे हो। मोदी साहब की एग्जैक्टली प्लीज़ मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। मोदी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की यूथ रोटी खाओ, ऐश करो, वरना मेरी गोली तो तुम्हारे लिए है ही। मोदी साहब की उम्र देखिए, उनकी गोली क्या है, जुल्फ़िकार फार्मेसी वाली गोली है। जुल्फिकार फार्मेसी ये एक मुस्तनद इदारा है, खबरदार उसको मोदी से ये मिलाया करो। रफ़ाइल गिरने वाला मोदी साहब का पुराना मसला है, आप लोगों को तो अब पता चला। यार ये तुमने तो बहुत वो उनकी गोली आप लोग गलत समझ रहे हो। हाँ, वो उस गोली से तो वो जो उनके काम नहीं आई तो नहीं, वो गोली अच्छा। ऐसी थोड़ी लेकिन ना वो इस उम्र में योगा कर रहे हैं, वैसे ना वो गोली काम आ रही है। मैं एक और चीज़ भी जो मुझे महसूस हो रही थी यार, तुम ना मुझे बुला देते हो, मैंने कहना क्या होता है। ये टैलेंट है, ये आई थिंक हमारी पॉडकास्ट का ये टैलेंट है कि हम चेक करते हैं कि अदील भाई कैसे। नहीं, एक ना मैं एक टाइम था जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच हारता था ना, तो लोग बहुत गुस्से में आते थे, सड़कों पे प्रोटेस्ट होता था, क्रिकेटर्स पे अटैक होता था, गंदी गालियां दी जाती थी और ये और वो। ये एक टाइम था 99 के वर्ल्ड कप तक, तो मुझे याद है कि इतना ही गुस्सा था। उसके बाद हम थोड़े से यूज टू होना शुरू हो गए। एक टेक्स्ट व्हाट्सएप जोक सुना सकता हूँ। जी सुनाए। 99 के वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनुस बुरके में छुप कर आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि बुरके में किस तरह एक्ट करे। तो उसने देखा एक और बुरके में औरत चल रही है, उसने उसको छापना शुरू किया, उसने उसको आगे किया, ये किया। उसने बोला ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसने जाके दूसरी बुरके में औरत बोला, बाजी मैं वकार यूनुस हूँ, मुझे बचा लें। उस औरत ने बोला अबे मैं वसीम अकरम हूँ। तो ये टाइम था, ये ठीक है, ये टाइम था, ये मशहूर जोक था उस टाइम का। ये उस टाइम का था, और ये टाइम था, ये हम मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो हमने देखा है ना, मैंने अगेन जो जितना टीवी देखा है और मैचेस देखे हैं, मुझे ये फील होता है कि जिस वक्त पाकिस्तान मैच जीत रहा होता है ना, उस वक्त हम सेलिब्रेट करते हैं और थोड़े से परेशान भी होते हैं कि यार एक दफा जीत जाए। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान हारता है ना, हम इंजॉय करते हैं, हम एक्चुअली इंजॉय करते हैं कि अब मौका मिल गया। न्यूज़ चैनल वालों को भी मौका मिल गया, पुराने क्रिकेटर जिनसे कभी ग्राउंड में परफॉर्म नहीं हुआ उनको भी मौका मिल गया, सारे खुश होते हैं कि अच्छा चलो पाकिस्तान हार गया, अब दिहाड़ी लगेगी। इंडियन क्राउड दुनिया का वाहिद क्राउड है जो चौका लगने पे खामोश हो जाता है। एक चौका लगा यार, क्या हो गया, इजी हो जाओ, मैच अभी पूरा पड़ा है, वाइड बॉल गई है, तालियां बजा रहे हो। मतलब आपने मुखालिफ टीम की शिकस्त देखने ही आप आते हैं, आप गेम देखने नहीं आते। ये एक उनके ओवरऑल एक बिहेवियर बन चुका है। और मुझे लगता है अगर आप इसको देखें और पाकिस्तान को देखें ना, कि हम क्यों एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें एज अ नेशन पता है कि क्रिकेट एक खेल है। हमें खेल में, सियासी तकरीर में, रियासती बयानिए में और फिल्म में फ़र्क पता है। अनफॉर्चुनेटली भारत में रियासती बयानिया, सियासी तकरीर, अक्षय कुमार की फिल्म और अर्नब की खबर, इसमें फ़र्क ख़त्म हो चुका है। फिल्मों में तकरीरें कर देते हैं, तकरीरों में डायलॉग मार देते हैं, ख़बरों में झूठी खबरें दे देते हैं और रियासती बयानिया पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सो ये लाइंस ड्रॉ करें कि आप जब खेल देखने जा रहे हैं तो वो खेल है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एंड इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं वो एक पीस ऑफ फिक्शन है भाई, उसको रियलिटी मत समझें। अगर फिल्म में, क्योंकि ये पिछली एक दो फिल्में आई थी ना जिसमें हमारे वज़ीर आज़म हाउस तक सलमान खान पहुंच गया था और फिर उसकी हेल्प के लिए शाहरुख खान आया और वो वज़ीर आज़म हाउस के साथ ही कहीं समंदर भी था। इंडियंस को क्या वज़ीर आज़म हाउस से फैसिनेशन है? पाकिस्तान के हाँ, मुझे इतने कमेंट्स में आया कि अभी तू देख, मोदी आए, इंडियन आर्मी भी घुसेगी और रात को मोदी शहबाज शरीफ के कमरे में भी जाएगा। क्यों भाई? मतलब कोई हेलेन ऑफ ट्रॉय है शहबाज साहब?
यार ये मतलब इसके लिए जंग करने की क्या जरूरत? अगर तो मोदी साहब को यही करना है तो वैसे ही मिल लो, वैसे आ जाओ यार, वैसे ही आ जाओ, पहले भी वैसे उनके आ घर आए जाओ। थे। हम एक बंदे के लिए समझौता एक्सप्रेस खोल देंगे यार, चलती ट्रेन पे मुलाकात नहीं होगी। नहीं, आप आ जाओ, जिस मोदी कमरे साहब में ये, मिलना है उस कमरे में मिल लो, हाँ जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी हाँ, कर लो। 3 साल से गोली खा के बैठे हैं मोदी साहब ठीक है, के, मिलना है तो भाई। ये ना एक 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 बहुत एक स्टूपिड किस्म का जिंगोइज्म सवार है कि पूरी कौम को ना अब फर्क नहीं नजर आ रहा, और वो बस एक चीज की, ये जो अब वही वाली बात है कि एक मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि यार मेरी गोली तो है, तो क्या बात है यार, अभी भी तुम अभी भी उसी जगह पे मौजूद हो कि मैंने इसी बेस पे वोट लेना है, मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं देना, मैंने किसी वाक़े के सबूत नहीं देने, मैंने इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें पब्लिश हो रही हैं उसके ऊपर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं देना, मैंने वही तकरीर जारी रखनी है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं, मेरा हाफजा गलत नहीं है तो, अगर गलत हुआ तो काट दीजिएगा, मोदी साहब ना एक साहब क्यों कह रहा हूँ वैसे उसको, मोदी गया था, इनका एक, मैं माजरत करना चाहूँगा कि इन्होंने गलत नाम लिया है मेरे प्लेटफॉर्म से। हाँ, मैं गलत कहता आया हूँ नरेंद्र मोदी, असल वो श्री नरेंद्र मोदी साहब है। खुदा का वास्ता है, मेरा चैनल इंडिया में मत बैन कीजिएगा। सबसे अच्छा तो कादिर पटेल ने कहा था सरेंडर मोदी। आगे से कहते हैं मेरे, अच्छा मेरे मुंह से निकला है। मतलब एक टाइम पाकिस्तान बॉम्ब हो रहा था और आफ्ताब इकबाल 1 घंटे का ब्लॉग बना रहा था कि सही तरीका क्या है श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसके लेने के लिए। पुफड़ है ना उसका, श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जाता है सर, इनका एक शो था ये जो वो रजत करता है, अवाम की अदालत या आपकी हाँ अदालत, हाँ, आई डोंट नो, ठीक है। उस शो में उसने उससे सवाल पूछा कि अगर आपके टाइम पे 26/11 होता, मुंबई अटैक, तो आप क्या करते? तो उसने आगे से उसका जवाब दिया, मैं गुजरात में करके दिखा चुका हूँ। इस चीज़ पे एंकर मुस्कुराया और क्राउड ने क्लैप की। नाउ इमेजिन, भाई क्या किया था तूने गुजरात में, चल वो बता दे। तूने पाकिस्तान में अटैक किया था? नहीं, तूने माइनॉरिटीज को मारा था, फसादात हुए थे, लोगों को घरों से निकाल के, वो जाफरी साहब वहाँ की एक मशहूर शख्सियत थे जिनके हाथ काटे गए, टांग काटी गई, फिर उनको चौक के ऊपर आपने मारा, गैंग रेप्स हुए थे। इस चीज़ को ओन करते हो? ठीक, तलवार से एक औरत का फीटस जी, निकाल कर तलवार पे रखकर दिखाया था। ये उसका पोर्टफोलियो है, ये उसको वो ओन करता है कि मैं गुजरात में करके दिखा चुका हूं। क्या करके दिखा चुके गुजरात में? तो अभी भी तुम्हारी सोच वही है कि तुम जाके, अब देखें इस जंग में एक तरफ डिबेट हो, चले हमारी तरफ एक, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी गलत डिबेट है कि हम राफेल को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि राफेल गिर गए और ये हो गया और वो हो गया, इंडियंस जो हैं वो पता नहीं कौन सी रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल दैट उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस जंग में बिल्कुल बहस में नहीं आई, वो है LOC के इस पार और उस पार मरने वाले कश्मीरी। भारत की तरफ से जो फायरिंग हुई है उसमें यहाँ के कश्मीरी शहीद हुए हैं, और हमारी तरफ से जो फायरिंग हुई है वो तो मैंने ये भी सुना है कि हमारी तरफ से बहुत शदीद हुई है, हमने ग्राउंड पे भी बहुत शदीद फायरिंग की है। बेतहाशा कश्मीरी शहीद हुए हैं, जिनकी कुछ की स्टोरीज मुझे देखने को मिली हैं इंडियन साइड ऑफ कश्मीर की, कि एक खातून के 2 जुड़वा बेटे जो हैं वो फौत हुए, और उसने अपने हस्बैंड को ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि वो जिंदा रह सके। पुंछ में, ठीक है, पूंछ में आपके घरों पे आके बम गिरे हैं। तो ये वो खित्ता है जो 70 साल से लड़ाई में है, और ये वो खित्ता है जो कह रहा है कि हमने जंग नहीं करनी, ठीक है, लेकिन आपको जंग वहीं लेके जानी है। तो जिस कश्मीर को आप अपना इंटरनल पार्ट कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी हमारा अटूट अंग है, तो उस इंटरनल पार्ट पे आपको मैस डिसअपीयरेंसेस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? कई कई साल कर्फ्यू लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की क्या ज़रूरत है? आपका इंटरनल पार्ट है ना। उस दिन भी कोई मुझसे पूछा था, मैंने कहा चलें, हम लोगों को भी तकलीफ होगी, उनको भी होगी, तो एक दफ़ा कश्मीरियों से पूछ लेते हैं उन्होंने कहाँ रहना है, कैसे रहना है, पूछ लेना। अगर आपका इंटरनल पार्ट है, आप उसको वहाँ पे मुकम्मल तौर पे पीसफुल कर चुके हैं, वो लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, अगर सब कुछ हो चुका है, इतना ही अच्छा हो चुका है जितना आप दिखाते हैं, तो उनसे पूछ लें। अगर वो आपके हक में फैसला दे देते हैं तो किसी को दुनिया में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं ना कि हमें आपके साथ भी नहीं रहना और आपके साथ भी नहीं रहना और हमें खुद मुख्तार रहना है, तो फिर इतना दिल गुर्दा पैदा करें कि फिर उनकी राय माने। मुझे लगता है पाकिस्तान की पोजीशन जो है कश्मीर पे मॉरली, लीगली, एथिकली हर तरह से बेहतर है। सिर्फ एक वजह है कि हम खुल के वो पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर आज़ाद नहीं करवाएगा। हम भी अगेन हम भी बता, हम कहते हैं कि वो 2 स्टेट में ही आपको जाना है, या इधर जाना है या अगर उधर जाना है। पाकिस्तान
दिल से, मतलब कहने को तो वो ठीक है कश्मीर की आइडिया, अगर दिल से बोले ना कि अगर आज़ादी भी चाहते हैं तो भी हम सपोर्ट करेंगे, इंडिया की कोई एथिकल लीगल पोजीशन है ही नहीं। सर फिर वो देखें, कश्मीरी कुर्बानी का बकरा नहीं है ना, कि बिल्कुल। जब भी आपके मुल्क में इलेक्शन होना होगा या जब भी आपको पाकिस्तान के साथ कुछ जंग करनी होगी तो उसमें मरे वो कश्मीरी। ये तो गलत है ना। एटलीस्ट आप और कुछ नहीं करते। अगेन अब आप जा रहे हैं जी, 26 बंदों का वफ्द बना के वेस्ट में भेज रहे हैं गोरों को। एक तरफ कॉलोनाइजेशन की बात करता है शशि थरूर, और दूसरी तरफ वो फिर उन्हीं गोरों से जा रहा है काइंड ऑफ सपोर्ट लेने और उनको कन्विंस करने। हम दो इतनी हज़ारों साल पुरानी तहजीबें हैं हिंद और सिंध की, आए इकट्ठे बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। आप भी आ जाएं, हम भी आ जाएं, कश्मीरी भी आ जाएं, एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं। भाई नहीं तसल्लुत की बात करते, लेकिन एक कश्मीरी को कश्मीरी से मिलने का हक तो दो ना। कम से कम यहां पे तो बात है ना, एक पंजाबी को पंजाबी से मिलने का हक तो दो। ये किस किस्म का कानून है कि जी एक कश्मीरी ने भी अगर अपनी जो है वो शॉल श्रीनगर से मुजफ्फराबाद भेजनी है तो वो दुबई के रास्ते भेजे। एक पंजाबी ने जलंधर से उठ के ननकाने आना है, उसकी इजाजत दिल्ली वाला देगा, और दिल्ली में गुजरात वाला बैठा हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर आके कम से कम बात हमारी हो सकती है कि जितनी भी हमारी एक्चुअल इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ये जो एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में भी है और भारत में तो खैर बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। भारत ने महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान को नहीं बनाया, इन सारों ने मिलकर भारत को बनाया है। सिमिलरली सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान ने इन चारों सूबों को नहीं बनाया। ये एक फेडरेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जिन्होंने एक पैक्ट के जरिए एक अपना एक कंट्री डेवलप किया है। उनकी राय इंपॉर्टेंट है, उनको सुनना चाहिए। ठीक है ना। सो ये एक जो एक नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर उसमें आप ये देखें जो आजकल एक बड़ा अखंड भारत है। भाई अखंड भारत क्या है? वो 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने एक हुकूमत कायम की थी जो अफगानिस्तान तक गई थी। उसके बाद तो सिर्फ ब्रिटिश ही थे ना जिन्होंने इस पूरे इलाके को इकट्ठा रखा। चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपको इतना अच्छा लगता है और उसका अखंड भारत इतना अच्छा लगता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो एंड पे जैन हो गया था, अशोका एंड पे बुद्ध हो गया था, फिर अपना मजहब भी वो कर दें। आपको किसने ये गलत फहमी डाली है कि ये सारा इलाका दिल्ली से कंट्रोल होता था और ब्राह्मण से कंट्रोल होता था? आई थिंक ये मिथ्स बनाए जाते हैं ना, अब मिथ, जिस तरह कहानियां। ठीक है, पाकिस्तान को भी लगता है कि पूरा हमारा होना चाहिए, अफगानिस्तान अपने लेके आ जाता है वो कि भी पूरा जेलम तक आ हमारा होना जाते हैं। चाहिए। ठीक अच्छा, है, फिर लोकल ले लो, बलूचिस्तान भी जब बात करता है आज़ादी की, वो बलूचिस्तान की बात नहीं करता, वो कहता है फिर सिंध भी हमारा है, फिर पंजाब भी ये भी हमारा है। ये सारे ठीक। बादशाहों के इलाके थे। देखिए फौज यहां से वहां तक, अब अहमद शाह अब्दाली आया था या महमूद गजनवी आया था मुल्तान तक, तो मुल्तान अफगानिस्तान का ऐसा थोड़ी बन गया। अदिल भाई, ये नेशन स्टेट्स तो 2 सेंचुरीज की बात है ना। ठीक है, एग्जैक्टली। अब मैं तारीख को कोई रैंडम हिस्सा ले लूं जब मेरी टेरिटरी मेरे नाम से सबसे बड़ी थी, तो मैं कहूंगा और मैंने मैं मुझे ये बोलूं बनानी। और ये ही सच है, इसके अलावा सब चोरी किया है, यही हमारा था। इस फॉल्स ड्रीम में रह क्या? के आप अपने लोगों से भी नफरत करें, अपनी माइनॉरिटी से भी नफरत करें, लोअर कास्ट वालों से भी नफरत करें, अपने हमसायों से भी नफरत करें, फिर साथ उनको बुली करने की भी कोशिश करें। किस फॉल्स ड्रीम में? 2500 साल पहले की जंगो जदल से? भाई वो तब भी गलती होगी। वो अगर उस दौर के लोग होते तो उन्हें शायद उस शहनशाहियत से और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अच्छा, अखंड भारत आप बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान तक को शामिल करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये तालिबान का मिनिस्टर जो कुछ दिन आपने छुपा के पिछले वाले कमरे में रखा हुआ था, उसको बता देते कि काबुल भी आएगा अखंड भारत में। पिछले कमरे में था वो कहीं रखा हो, मतलब चले अगले हाँ, कमरे में वो होगा। शहबाज शरीफ से नहीं मिले ना तो काम चलाया। तो हाँ, जो भी। अब एक और मैं देख रहा था कि वो रिपब्लिक पे इसराइली एम्बेसडर का इंटरव्यू चल रहा था और उससे इंडोर्समेंट हो रही थी। आपको दुनिया में एक तालिबान और एक इसराइल, ये दो मिल रहे हैं अपने मौकफ के हक में बात करने के लिए। तालिबान ने तो इनफैक्ट खैर बात भी कोई मुझे कंडेम किया उन्होंने कि टेररिज्म टेररिज्म कश्मीर में। कंडेम किया ना उन्होंने। हाँ। ये तो नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा किया था नूर खान बेस पे अटैक करके। नहीं, वो तो कोई बोल भी नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये दो मुल्क मिले हैं आपको, तो ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ वरी है, ये आपको सोचना चाहिए। मैंने आपकी पॉडकास्ट पे बताया था कि जब हमारी टीन एज थी तो यहाँ पे पैनोरामा में जहाद कश्मीर के बक्से लगे होते थे, और हमें नहीं पता किसने वो चंदे वाले बक्स रखे थे, कौन वहाँ से चंदा कलेक्ट करके लेके जाता था। और यहाँ पे एक और बड़ी फेमस लाइन थी, दुकानों में लिखी होती थी कि कश्मीर जो है वो करारदाद मुजम्मत से नहीं, हिंदू की मुरम्मत से आज़ाद होगा। ये हमारा पास था, 99 2000 तक था।
मेरे कॉलेज के सामने जहादी तंजीमों के दफ्तर थे। बहुत से लोगों को तो हमने देखा कि वो या जहाज में चले गए या जहाज से वापस आए और फिर छुपते फिर रहे थे कि यार हमें तो गुआंतानामो भी भेजा जा रहा है और बेचा जा रहा है। ये हमारा पास था, 20-22 साल का था। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान में ये सब चल रहा था, यूनाइटेड नेशन यहीं बैठा था। बीबीसी उस ज़माने में भी रिपोर्टिंग किया करता था। सारी दुनिया की एम्बेसीज यहाँ थी, सब ने आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि सबको एक बड़े विलन का सामना था, कम्युनिस्ट। रशियन कम्युनिस्ट को तोड़ना था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता था कि आप किसी को घर से लेकर आए और उसको बोले तूने रूस को तोड़ना है। उसको आपने ख्वाब तो यही देना है ना कि एक दिन हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, एक दिन हम फ़लस्तीन आज़ाद कराएंगे, और फिर आप उसको अफगानिस्तान भेज देते थे रशिया से लड़ने के लिए। और बाद में वही लोग पकड़ पकड़ के मारे भी गए, अमेरिका को बेचे भी गए। ये उसका पाकिस्तानियों के साथ रशियन का वादा करके जो ठीक धोखा है, हुआ है ना, जी जी, ये बहुत बहुत टेरेबल बहुत हुआ है दोनों मुल्कों में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में। मुल्कों में, और उसका अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हाँ, तो अब तक लोग इलाज करवा रहे हैं। हाँ, अब तक हमारा इलाज चल नहीं रहा है सबका। थोड़ा बहुत तेजाबियत होती है। तो यार बात तो पूरी कर लेंगे। जी जी, बताइए सो बताइए। वो जो हमारी एक 7-8 साल की गलती थी ज़िया-उल हक के दौर की, और वो भी अगेन इलेक्टेड आदमी नहीं था, उसने तो यहाँ पे सारे प्रोग्रेसिव को पकड़ के जेल में डाला हुआ था, कोड़े मार रहा था, फांसियां दे रहा था। उसके बाद उसने अपना निज़ाम मुसल्लत किया था। वो कोई ऐसे जलसे में तकरीरें नहीं करता था और लोग ऐसे चेयर नहीं करते थे कि ज़िया है तो है। वो एक बड़ा फॉल्स एक उसकी वो थी, और उसकी भी आप शिकस्त देखें। मुझे बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम एकदम से कैसे पाकिस्तान की बात करें। ज़िया-उल हक ने इतनी, वो कहते हैं ना, हमारी जड़ों के अंदर जाके जहर डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो रिसेप्शन बेनज़ीर भुट्टो को मिला था लाहौर में, वो तो नहीं मिला। तो कौम ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया? कौम ने तब भी रिस्पॉन्ड इस तरह किया कि हम एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ हैं। एक यंग लड़की की, जब डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, हमारे शायर क्या कह रहे थे? हमारे शायर आर पार की बात नहीं कर रहे थे, चवलियां नहीं मार रहे थे अपने बुढ़ापे में आके कि मुझे दोजख में जाना हो या ये करना हो। हमारे आप शायर, फिर उनकी बात कर रहे हैं, तनकीद होती है, उनकी बात नहीं होगी। हाँ, तो नहीं चवली मार रहे हैं ना। एक शायर अदीब का काम नहीं है, एक आर्टिस्ट का ये काम नहीं है कि वो जंगी जुनून में मुब्तला हो जाए और अपने मुंह से कुछ भी ऑल फॉल निकालना शुरू कर दे। इसीलिए मैंने हवाला दिया ना कि हमारे शायर उस वक्त लिख रहे थे, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। तो वो फातिमा जिन्ना से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक उसकी एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक जिंदगी है जिसमें उसने हमेशा हक का साथ दिया है। और कौम ने भी ऐसे किया। जब 26/11 हुआ, पहली नोटेबल पर्सनैलिटी पाकिस्तान से कौन सी थी जिसने निकल के कहा कि अजमल कसाब का गांव जाके देखो? जुगनू मोहसिन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर ये भांडा, फिर बाद में उन्होंने कहा ये मोदी का यार है, तो ऐसे 3 साल बाद वो वजीर आजम बन गया। हमारी कौम कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बाहर आके ये नहीं कहते कि मैं इंडिया को मारूंगा, उन पे लेबल है कि वो मोदी का यार है, उसके बावजूद उस कौम उसको वोट देती है। क्यों? क्योंकि यहां की पॉलिटिक्स एक्चुअली में जिन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हमारी लाइफ की बेटरमेंट, उसके ऊपर है। आपकी पॉलिटिक्स आप जिस नहज पे ले गए हो कि आपने हमें सिरे से करना है खत्म, आज नहीं तो कल, मोदी जी एटम बम फेंक दो। हमने अपने एटम बमों में क्या कपड़े टांगे हुए? क्या बेवकूफाना बात है। आप चलाओगे तो हम नहीं चलाएंगे। और बोल तो चलाना क्यों है? जगह का इतना मसला है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में भी कपड़े टांग। हमारे यहाँ तो वो एक बाबा जी कह रहे थे कि चेक तो करो, पड़े पर एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे न्यूक्लियर वॉर हो यार। अगेन यस सर, न्यूक्लियर क्या, देखें, मैं ऑनेस्टली ये कहूँ, लोग जितने भी जंगी जुनून में मुब्तला हो जाते हैं, एक तो मोस्ट ऑफ देम वर जिनका बॉर्डर हमारे साथ है नहीं। पंजाब और कश्मीर के लोग तो जो इंडियन साइड के थे, उनको बिल्कुल पता था कि जंग कितनी बुरी चीज़ होती है। लेकिन जब यहाँ लाहौर में भी ड्रोन गिर रहे थे, और गज़ा का हमने हाल देखा है अभी अपनी आंखों के सामने, मतलब जब आपके बच्चे होते हैं ना, जब आप अपने घर वालों का सोचते हो और आपको ये अंदाज़ा हो कि यार अगले पल का आपको नहीं पता, हो सकता है आप सड़क पे, अब गजा में भूख चल रही है, अब छोड़े, अब तो जंग से बात आगे निकल गई ना, अब तो वो खाने के लिए, दवाई के लिए लाइनों में लगे हुए, भूखे मर रहे हैं। तो उस सूरत हाल पे तहजीब को पहुंचा देना कौन सी कामयाबी? अगर इसराइल इस चीज का फख्र लेता है, लानत है उस पर कि ये है तुम्हारी जंग। अगर तुम्हें लगता है कि ईरान प्रॉक्सी करता है और हमास को सपोर्ट करता है, तो मर्द के बच्चे बनो, जाओ जाके ईरान पे अटैक करो, लड़ो ईरान से। नहीं, ईरान को नहीं मारना, उन फलस्तीनियों को मारना है जिनके पास खाने को रोटी नहीं है।
ये आपने तमगा उठा लेना है। सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं जी, पहलगाम में बंदे मरे हैं, आपको हमारी बिल्कुल, हमें दुख भी है, हमने मजम्मत भी की है, ना आपके पास सबूत है, ना आपने कातिल पकड़े, आपने कश्मीरियों के घर गिराने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि मैं गुजरात में करके दिखा चुका हूं। तो तुम यही करके दिखा सकते हो ना, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो ये है। मार्क माय वर्ड्स, क्रिमिनल्स जंग नहीं जीतते, जंग सिपाही जीतते हैं। ठीक है? मेरी जिंद मेरी जान। ऐदे वफा के बाद सही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मेरा जो ये जो लाइन आई थी ना, मार्क माय वर्ड्स, इसके तो टिकटॉक है भाई। क्रिमिनल जंग नहीं जीतते, और सारे जो क्रिमिनल जंग पाकिस्तान के सियासतदान है ना, बिल्कुल। और ये बात है, जंग जीतते हैं सिपाही, जंग सिपाही और जीते। फिर एक डंडा पकड़ के आदमी आ रहे हैं। वो डंडा हमें ना दे दे। वो पिछले दिनों वजीर आजम ने उनको डंडा दिया, मैं कहा ये आप उनको दे रहे हैं, उन्होंने पलट के हमें ही देना है। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल करें। अब दो है ना, तो अब ज्यादा लोग डरे, अब दो हैं। यार अब तो सेठी साहब को भी मैं सुन रहा, अब लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ना जो इंडिया पे असल एक किस्म का न्यूक चला दिया है, वो ये जो फील्ड मार्शल का उन्होंने वो किया ना, उनकी ओहदे पे तरक्की, तो ये इंडिया के लिए न्यूक ही है। क्योंकि आप देखिए इंडिया पूरा जो था, वो मेजर गौरव और अर्नब जैसे चमनचे जो थे, वो आसिम मुनीर का सर लेके आओ। ओ यार गौरव आर्या को अगर आप देखें ना एज अ सैटिरिकल कॉमेडी शो, आप बड़ा एंजॉय करोगे। यार मेरे दोस्त देखते मैं हैं। पाकिस्तानी अवाम को कह रहा हूँ, हाँ, कर्नल 2.5 लाख, मेजर 5 लाख, मेजर जनरल 20 लाख, यूं कैश फेंको, सर काट काट के भेजो। अभी तो टीसीएस करेंगे, क्या करें। आदिल भाई आप में है एक लुक, नहीं उसको ये नहीं पता। आप कैप्टन लेवल तक तो निकल आओगे। मेजर गौरव से ना 30 लाख निकलवाते हैं। उन्होंने मेजर गौरव के पास 30 लाख हो तो पता नहीं होने या नहीं होने। हाँ, अपनी साइज की शर्टें नहीं अफोर्ड कर सकता, वो मैं आपको आधी फट रही होती हैं, उसमें भी यूं ये पिया पिया ओ पिया पिया। और मतलब अगेन वही वाली बात है, आप ये इनको थेरेपी की ज़रूरत है। हाँ। ये गौरव को भी, अर्नब को भी, इनको किसी जगह थेरेपी पे भेजें, बल्कि काम करें हमारे पास भेजें। एक वो शब्बर जैदी भी तो है, जेडी बख्शी। अरे वो यार जो उसने पता है किससे बदला लेना है? उसने महमूद गजनवी से बदला लेना है, वो लेट हो गया। ठीक है, वो 1000 साल लेट हो गए। उसको पहले अपने नाई से बदला लेना चाहिए यार, जो इसके होंठों पे चूहा बैठा हुआ होता है। यार इतनी पुरानी बात है, उसका गुस्सा आप थोड़ी निकाल सकते हैं। मतलब हो गया ना, पास्ट भाई सबका ऐसे ही था, हो गया। अब आगे की बात करते हैं, अब हम मौजूद हैं। तुम पागल हो यार, बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, ऐसे करो अर्जुन, जेडी बख्शी, युद्ध कर युद्ध। जेडी बख्शी आर्मी में था, शक्ल से तो ऐसे लगता है वो वाघा पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी करता था बचपन में। यार नहीं यार, मुझे तो इसकी वही है। नहीं उनका जनरल था। जेडी बख्शी जनरल था। हमने तो जनरल बख्शी सुना है, अब मुझे नहीं पता, वैसे हो सकता है, वैसे नहीं जनरल बख्शी तो मैं हूं ना। अबे वो जनरल स्टोर पे काम कर रहा होगा, वैसे ही उसका नाम रख दिया यार। कोई नहीं, या भी तो बन गया था चीफ, अगर आपको बख्शी बन पता गया है, तो क्या हो आपको गया। पता है वो गंजा है, जो साइडों पे बाल नजर आते हैं वो कान के हैं। यार सुना है मैंने, यार, सुना है, खबर आई, नहीं यार, खबर आई, नहीं, सुनने उसके, में आई है। नहीं उसके जरा ओरिजिनल बाल है, उसको ब्लड प्रेशर की दवाई दें, सीधी सी बात है। उसको घर बिठाएं, उसको कहें अंकल आप अब ना बहुत हो गया टाइम, आपके अपने टाइम पे युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, तो अब युद्ध को ना चे से तब्दील करने की कोशिश ना करें। यार ये अच्छा है। चुप करके घर बैठे, और बाकियों को भी समझाएं, एंड अगेन थोड़ा मिच्योर रिस्पांस दें यार। आप आए टेबल टॉक करें, बैठ के बात करें ये हमारे अच्छा है, ये अच्छा है। जेडी बख्शी साहब, वो औरंगजेब वाले युद्ध गए, जेडी बख्शी साहब वो औरंगजेब वाले युद्ध गए, करनी थी आपने जंग, लेकिन आप हाँ मैं नहीं कह रहा, ठीक है। गए। हाँ, बस सो इतना ही। एहतियात करें यार, जंग बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। आई सीरियसली कंडेम, और मुझे दुख है दोनों पार के कश्मीरियों की ह्यूमन लॉस का, और इसलिए मैं अब जहाँ जहाँ जाऊँगा, जब जब जंग की बात होगी, मैंने तो तहिया किया हुआ है कि मैं कहूँगा कि जी पहले आपने कश्मीरियों के ह्यूमन लॉस पे बात करनी है। अगर आपको बहुत चुल है जंग करने की, तो यार कश्मीर के बॉर्डर से नीचे निकल के ना अपने घर में लड़ाई लड़े। हाँ, और पंजाब को भी साइड पे करे, क्योंकि इंडियन पंजाब भी जंग नहीं करना चाहता।
हमारे वाले थोड़े इस दफा जज्बाती हुए हुए थे, वो वो तो अपनी निगरानी में फतावन चलवा रहे थे यार खेतों वैसे में बैठ के। आई थिंक द क्रेजिएस्ट पर्सन ऑफ पाकिस्तान इज जैद हामिद, जो टीवी पे आता भी नहीं है, जिसको कोई पाकिस्तानी सीरियसली नहीं लेता। उसको गाड़ी से निकाल के चपेड़े मार दी थी ये किसने किया? जब वो आया था पीटीआई वालों को ना 9 मई पे रोकने कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हमारी पाकिस्तानी, उन्होंने कहा तरह 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 तरह। वो गाड़ी से निकाले टोपी? जैद हामिद को बहुत चपेड़े, बड़ी वीडियो नहीं देखी आपने? नहीं, मुझे मिला था, मैंने बोला यार अभी तो लाल टोपी उठा दूं, उसने बोला ये टोपी नहीं है, क्या मैं मार मार के मुंह लाल किया भाई। मैं ला सॉरी भाई, सॉरी सॉरी भाई। वो भी अलग ही गार्डन के अंदर एसएसजी कमांडो तो बन के फिरता अच्छा, है। वो मेजर गौरव आर्य और जेडी बख्शी से कम चर्या है, बहुत कम है। और उसको पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता। और मेजर गौरव आर्य और जेडी बख्शी मेन स्ट्रीम में वट एवर देयर इक्विवेलेंट ऑफ आईएसपीआर टाउट्स, वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स बन के बैठे हुए हैं। तो उनके जो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया पे पुट आउट करना चाहती है। सर सरेंडर मोदी ट्विटर पे फॉलो करता है गौरव को, सरेंडर मोदी कौन है? जो प्रधानमंत्री है उनका। नरेंद्र मोदी फॉलो करता है? अच्छा। हाँ, नहीं अब कादिर पटेल ने उसका नाम डाल दिया। मुझे कादिर पटेल भी बहुत पसंद है, असेंबली में बहुत अच्छी तकरीरें करता है। अच्छा, और मेजर गौरव आर्य से पाकिस्तान नहीं है, उस दिन एक वीडियो बना रहा, हमारा ईस्टर्न फ्लैंक 2 ऊपर से जाएंगे, 2 नीचे से जाएंगे, बांग्लादेश आता। अच्छा मैं वो भाई ना, तुझे भाई वो ना यार वो ना, वो वाला वो फौजी तो है बन जिसको कबाब है, बांग्लादेश है, कैसे आधा कर रहे हो अब भाई? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने टीवी पे ही सुना था किसी से कि ये जो मेजर गौरव था ना, ये इंडियन आर्मी में पोस्टल डिपार्टमेंट में था। डाकिया था। इसका मैक्सिमम काम खत लेके जाना और खत लेके आना था। वो कहते खुद बता सकता है, हो सकता है उसने कोई युद्ध उसके किया बड़े लोगों ने खत लिए होंगे। हो। ठीक है, सो उसने कोई युद्ध किया या नहीं किया, हो सकता है किया हुआ भी हो। वैसे मेजर तो वो बना है, तो सिर्फ पोस्टल में रह के तो नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसे लड़कों के तो स्कूल में पोस्ट ऑफिस खुलते हैं। यार तुम ना मुझे बिल्कुल बस मैंने नहीं करनी। मैं मेजर गौरव का एक सीरियस डाइसेक्शन कर रहा हूँ। मेजर गौरव का सीरियस डायसेक्शन हो कैसे सकता है? पहले तो आप मुझे ये बताएं। यार वो जब कहता है ना कि आर्मी ऐसे घुसेगी, और मैं ये कहूंगा कि इंडियन गज गज जमीन अंदर ले लें। अच्छा वो गज गज जमीन कैसे ले लें अंदर, मतलब तू बता तो सही। आगे हमारी आर्मी खड़ी है या हम मंजे पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बॉर्डर पे? गज गज अंदर ले रहा है गौरव वो आर्य। भाई वो गज गज जमीन अंदर ले लें, उधर से ऐसे आ जाए, उधर से विक्रांत आ जाए, कराची को जला के राख कर दो। एक कराची, खुदा का नाम लो, हमारे पास एक ही शहर है, तुम्हारे पास 10 शहर है। हमारी नेवी लाहौर, हमारी नेवी लाहौर, अब कैसे? नहरों नहर नहरों नहर, ठीक है, कित्थों आई? नहरों नहर हमसे नहीं पहुंचे बताओ ज्यादा। यार। ठीक है, उस दिन मैं गया, डीएचआर आया लेक में, नेवी इंडियन, मैं ला यार हाँ। रह गई थी एक सबमरीन उनकी। So that's very stupid of them. Get out of that jingoism and get rid of that whatever the character पता Modi नहीं, is. मेजर गौरव आर्य को तो जहाँ सीमन नजर आता है उसको लगता है नेवी है। Yeah. मतलब समंदर के जो लोग होते हैं, हाँ हाँ, उसको लगता है कि ये नेवी आ गई है। नहीं इन सबको एक्चुअली थेरेपी के लिए पाकिस्तान भेजना चाहिए। सीरियसली आ जाओ, हम तुम्हारा इलाज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं करूंगा, और उसमें कोई तशद्दुद और कोई शशालिक शोषण शामिल नहीं होगा। आपका एक्चुअली में इलाज करेंगे। आपको लाहौर नहीं बुलाइएगा, हो सकता है लाहौरी मेजर गौरव आर्य के भी पैर पड़ जाए, थैंक यू आप आ गए। नहीं नहीं, हम उनको जो है बिल्कुल बिठाएंगे पास, और अली जफर के घर में नहीं, ऐसे उधर नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, उधर नहीं। ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत है। 2 ही तो लोग हैं, इनको ना ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, और 2 ही तो चीज़ें हैं पाकिस्तान, 2 ही तो चीज़ें हैं बड़े सगीर में जो एलओसी नहीं मानते, इंडिया और अली जफर। अच्छा ये डीप जोक था। हाँ हाँ, मैं कहने लगा था एलओसी तो मैं भी नहीं मानता, मैं तो बॉर्डर भी नहीं मानता, लेकिन मैं किसी और डायमेंशन में कह रहा हूँ कि अगर हम पहुंच ही गए अली जफर के घर में, तो अगर यही बात हो रही है कि कुछ बाबों को एक उम्र के बाद बोलना चाहिए थैंक यू अंकल, हाँ। वो नहीं जिस तरह जया बच्चन अमिताभ को शाबा शाबा बस में हो बोलती गया, है, हो गया ना? बस हो गया ना? बस। तो क्या शबाना आजमी को भी अब ये कुर्बानी देनी, क्योंकि मतलब कोई भी बोले इंडिया में, बोलो यार आपका हक है। जावेद साहब के तो पैरों में लोग ऐसे पड़े थे, अगर उनको लग रहा है ये भी काफ़ी नहीं था, तो फिर टांगों के आगे तो एक ही चीज़ होती है। तो लोग कहाँ पढ़ते जावेद साहब कि आप खुश हो जाते? मतलब पंछी नदी और अली जफर कोई सरहद ना माने। सर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, वो ना अक्सर औकात यही बैठ के कहते हैं हमें पाकिस्तान ने क्या दिया और ये और वो। अगर मुझे
ये ऑप्शन मिले कि जहन्नुम जाना है या पाकिस्तान जाना है, मैं जहन्नुम प्रेफर करूंगा। जो हाँ तू जा जन्म, जो हमारा सबसे बड़ा सुपरस्टार आज तक रहा है ग्लोबली, उसका नाम है नुसरत फतेह अली खान। आहा, नुसरत साहब को जब इंडिया बुलाया गया था ना फर्स्ट टाइम कि आप आएँ और आप म्यूज़िक दें, तो नुसरत साहब ने 2 शर्तें रखी थी, लता और जावेद अख्तर, कि गीत जावेद अख्तर अच्छा लिखेगा। अच्छा या मैं नहीं करनी यार बात यार तू। मैं बोले क्या बातें कर रहे हैं यार आप? ये कैसी फरमाइश हो उन्होंने गई? कहा गीत जावेद अख्तर लिखेगा और आवाज़ लता की होगी। जावेद अख्तर साहब के साथ नुसरत ने एक पूरी एल्बम बनाई है जिसमें बहुत मशहूर आफरीन आफरीन, शहर के दुकानदारों, आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, लेजेंडरी ट्रैक्स हैं। हमारे सबसे बड़े आर्टिस्ट ने आके आपके साथ काम किया है ना, और क्या करें? आपको यहाँ पे अलहमरा बुलाया, आपने अलहमरा में आके इतनी घटिया बात की, ठीक है, उस पे भी लाहौरियों ने ताली बजाई। समझ नहीं आई ना लोगों को। नहीं, लाहौरियों को परवाह भी नहीं है, लाहौरी तो क्या बोला था? उन्होंने कहा था वो यहाँ पे हमारी गालिबन वो अफसाना निगार हैं नीलम अहमद बशीर साहिबा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जावेद साहब आपको जो यहाँ पे इतना प्यार मिला है तो क्या आप जाके बताएंगे? नहीं प्यार तो मिला है लेकिन हम ये देखते हैं कि हाफिज सईद भी तो यहाँ पे सरेआम फिर रहा है। ये क्या बकवास है? उस तरह तो बाल ठाकरे भी सरेआम फिरता रहा है, अलहमरा में फिर रहे हाफिज सईद। ठीक है, आपसे कितना प्यारा सवाल किया था, आप उसका जवाब दे देते हाँ जी आपने बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी। अगर आपको कुछ तंज मारना था आप कहते यार आपके किस फनकार को हमने प्यार मोहब्बत से नहीं भेजा, हमारे तो फनकार वैसे भी उधर के गुन गाते हैं चंद एक को निकाल के। तो इस प्यार इशू पता है क्या जावेद साहब जैसे लोगों का, शायर को उम्र तो है ही है, शायर को चाहिए होती है वाह वाह, और वो भी ठीक है। सो वो ना उसने जुमला मारना है, उस जुमले के पीछे कोई साइंस है, कोई लॉजिक है, उसका कोई दूर रस इम्पैक्ट निकलता है या नहीं निकलता है, इस मजमे में मुझे ताली मिल जाए, ये वहां और यहाँ के कुछ बाबों का मसला है। यार, यहाँ वाला बाबा आज के एपिसोड में बड़ा खुश होगा कि आज मेरी बारी नहीं है, कि ये औरों को भी नहीं छोड़ते। आज बोलेगा कि ठीक है, पर्सनल नहीं है मेरे से। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर तो सिर्फ जुमले का लुत्फ लेना है तो आप फिर बैठक में बैठ के ले लें और वहाँ आप आर पार की भी बात करें, जहन्नुम की भी बात करें। लेकिन अगर आपने एज एन आर्टिस्ट पब्लिकली एड्रेस करना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल विद योर वर्ड्स। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने ना दरिया को वैसे ही कूजे में बंद कर दिया था जंग के दरमियान में, जब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था जावेद अख्तर पे, तो मैंने यही कहा था कि जावेद साहब आप 100 बार मर के पैदा हो जाए ना तो गुलजार नहीं बन सकते। गुलजार के नाम पे ना दीना में स्कूल है, और आपको मुंबई में मुसलमान होने की बेस पे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। जहन्नुम वाले अंकल, एक दफा अगर फिर नकल हो जाए वो बहुत मजे की थी वो, अगर एक दफा फिर कोई शेर। यार मैंने ना जावेद अख्तर को जिससे भी बात करते देखा ना, सदगुरु से बात करते हुए देखा है। एक दफा कुणाल के शो में भी वो एक ना ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं होते स्कूल के जो बच्चे होते हैं, मैं नज़र सुनाऊं मैं यार बात हो रही है ना। अब देखिए आपने, एक मूवी है अब वो वाली जिसमें वो कैद किया होता है उसने, नहीं, जिसमें वो घर पे बलून बांध के उड़ जाते हैं, एक एनिमे में। नहीं वो अब वाला बाबा सड़ू लगता है हाँ, जावेद अख्तर। अच्छा वो असमत यार वली भी लग रहा है। हाँ वो याद है मुझे। सुनो फरहान मूवी बनाई है, गाने मैं लिख दूं। दर्द डिस्को आपने गाने लिखे हैं। हाँ वैसे गाना बहुत अच्छा है। दीदी जावेद ठीक भाई- है, जावेद लिखे हैं गाना बहुत सारे solid गाने, गा- चोरी की धुनों पे भी लिखे हैं, बहुत सारे तो क्या हो स्क्रिप्ट गया? जो हैं वो चरबा भी निकले हैं, ठीक है। अरे हो अब गया यार, हो अब गया यार, शोले फिट मूवी है, खुदा को करे। हाँ उसमें बस करे यार, बहुत अब- बेताशा कॉपी है, हम आपको कुछ कहते ही नहीं, ठीक है। हमें समझ आती है कि आपकी जो फिक्शन इंडस्ट्री है, जिसको हम यहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानते हैं, 90% उसका काम जो है भाई मेरे वो चोरी का है। मतलब 1 अरब 30 करोड़ आबादी का मुल्क है, क्या ये उसके साथ डिलेमा नहीं है कि उस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अपने मुल्क की कहानी ही नहीं सुनाती, असल कहानी ही नहीं लिखते, कॉपी करते हो तुम लोग सारी फिल्में, और उसके बाद आके अवार्ड भी ले लेते हो, बेस्ट राइटर, बेस्ट कंपोजर। तो हम भी लेते हैं यार, हमारी मूवी भी गलत तो है। तो हमारी मूवियों का भी तो हाल देखो सर यार। गलत है ना, हमारी तो इंडस्ट्री उस जगह पे है ही नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ठीक है यार, ठीक है आपका काम है, हम मानते हैं, हमारे स्टार्स भी वहां पे जाके काम करते हैं, हो रहा है ना, बट जो जिस लेवल का है उसको उस लेवल पे रखो ना। अक्षय कुमार की फिल्म को
मोदी की तकरीर को, अर्नब की सहाफत को और अपने रियासती बयानिए को मिक्स नहीं करो, अलग अलग रखो। फिल्म फिल्म होती है, तकरीर तकरीर होती है, स्टेट एक जो मौक़िफ़ होता है वो स्टेट का मौक़िफ़ होता है, और ख़बर वाले चैनल तो बंद कर दो। तुम लोगों को सहाफत की बिल्कुल सेंस खत्म हो चुकी है। इसमें एक और क्वेश्चन होना चाहिए, हमारे यहाँ तो सख्ती है, पैमरा है, पीका लॉ भी है, इसके अलावा बड़े लॉ हैं और बाज़ों का डायरेक्ट फ़ोन है, हम मानते हैं। जिस वक्त इंडियन मीडिया ये खबरें दे रहा था कि हम लाहौर में घुस गए हैं और हमने कराची पे कब्जा कर लिया है और बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है और आसिम मुनीर साहब भाग गए, यार उनको किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ऐसे हैरत होती है कि ये किसका एजेंडा था, इंडियन आर्मी का, इंडियन गवर्नमेंट का? वहां पे किसी ने बैठ के एक दफा, मतलब आर्म फोर्स, हम तो अपने आर्म फोर्सेस के बारे में एक खबर भी नहीं दे सकते भाई, हम तो मानते हैं, ठीक है, उनसे अप्रूव करवाएंगे फिर देंगे, या वो खुद आके खबर दे रहे थे। आपके साफी जिस टाइम कब्जा करवा रहे थे तो आर्म फोर्सेस क्या सोच रही थी उस वक्त? नहीं, मुझे तो लगता है कि जानबूझकर जो सिक्योरिटी ज़राए जहाँ पर होते हैं उन्होंने ये प्लांट किया होगा ना, उन्हीं की जो सोर्सेज हैं। अच्छा, उनको क्या लगा था पाकिस्तान ये खबर सुन के डीमोरलाइज हो जाएगा? यस, बिकॉज इन्होंने जो 2-3 दिन बाद किया, जो पूरी फ्री बलूचिस्तान की कैंपेन इंडिया से चली, उसका यही मकसद था ना कि इनफ पीपल विल सी इट एंड बिलीव इट, और वो एक मूवमेंट ट्रिगर हो जाएगी। नहीं, हमारे नॉट टू कंपेयर, मुझे पता है लोग बोलेंगे कि आप हर चीज़ वहाँ पर ले आते हो, बट इससे बहुत एक छोटे स्केल पर, जो 2 साल पहले का 9 मई था, यही आइडिया था ना कि आप व्हाट्सएप पे वायरल कर दो कि भाई आर्मी में कू हो चुका है, जनरल शमशाद हैज़ टेकन ओवर, जनरल आसिम मुनीर को कतर में रोक लिया है या जहाँ पर भी वो मिडिल ईस्ट में थे, वापस नहीं आने देंगे, आते ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा, कि और लोग बाहर आए और सॉर्ट ऑफ वो केओस में जो है ना एक चिंगारी आग बन जाए। तो यही स्ट्रैटेजी सेम थी। अब उन्होंने इंस्पायर होके की, इनफैक्ट खबरें भी सेम थी। ये जो जनरल शमशाद अख्तर चीफ ऑफ आर्मी साहब बन गए, ये इंडियन मीडिया पे चली, मैंने तस्वीरें देखी हैं। सो अच्छा, इनको था कि मतलब मैंने अक्सर फिल्मों में तो देखा है, उनको लगता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चलता और पाकिस्तान में लोग, ठीक है, तो उनको लग रहा था कि वो ये खबर देंगे और हम बिलीव कर लेंगे। नहीं, उनको क्या लग रहा था, हमारी केबल पे रिपब्लिक टीवी आता है, लोगों ने घरों में ANI लगाया हुआ है, इनको देख कौन रहा है पाकिस्तान में? अगर ये इंटेंशनल मूव थी तो फिर तो आई थिंक बहुत ही स्टूपिड मूव थी। को मेजर गौरव ने जो बोला, ये गॉबल्स की तरह मैंने साइऑप्स किया है, वैसे ये जो मिक्स नहीं करना चाहिए चीज़ें, ये गौरव आर्या को भी मैं दूंगा कि बेटा मिक्स नहीं किया करो। वैसे ना जंग के दिनों में जो पाकिस्तान ने ट्विटर खोला ना, हाँ हाँ वो एक बड़ा अच्छा हाँ फैसला हाँ, था। उसका तो एक तो मैं मुजाहिद मैं भी हूँ, फ्रंट लाइन सोल्जर मैं भी हूँ। तो ये भी आई थिंक एक ये बहुत देखें अच्छी मेरी मूव थी। शर्ट पे रोड अच्छा नहीं लग रहा, अगर एक तमगा लगा होता ना इधर। निशाने जुर्र। तो यार जहाँ ट्विटर खोला था पॉन भी खोल देते। जब बम पड़ रहे थे आप ये सोच रहे थे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि किसी का जंग में एक इंटरेस्ट तरफ नहीं भी है, एक तरफ समवन बातें सुनो, वांट समवन सम जो कश्मीर में बच्चे मरे उनकी बात करो, 2 मिनट बाद सर अगर टोटे भी दिखा देते हमें तो क्या ही बात मैं थी। कह रहा हूँ वैसे नहीं, एक तरफ हम मर रहे हैं, यार वो तो जंग तो खोल दिया ना हाँ, ट्विटर। एक तरफ मतलब नूर खान बेस पे बम पड़ा, आप सोच रहे हैं टोटे खुल जाएंगे शायद, नहीं क्या मैं मतलब? यार खोल आप देते। आप जाके वहाँ फरमाइश कर रहे हैं उनको कि यार बॉम्ब करना ही है तो PTA को करो, ये ब्लॉक्स तो बंद हो सारे, हर आदमी एक का रात तो खुश रहे हैं आप। बताओ। हाँ, हर आदमी का जंग में इंटरेस्ट नहीं होता, तो अगर वो कुछ देर के लिए जॉनी सेंस को सोल्जर यूनिफॉर्म में देख लिया। सोच आया हाँ। होगा, आया होगा, आया होगा, आई एम सो श्योर। खैर, जोक्स अपार्ट, आई थिंक वो जो पिछला कुछ अरसा था वो काफ़ी सेंसेशनल तो था ही था, लेकिन वो अब माने या ना माने लेकिन इतिहास में लिखा तो जाएगा। क्या? ये जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं उसमें जो कुछ हुआ है और जिस तरह से हुआ है, कल मैं एक इंडियन एनालिस्ट को भी सुन रहा था तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जब दो पार्टियों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें से एक स्टेटमेंट देता है और दूसरा खामोशी इख्तियार करता है, तो जिसकी स्टेटमेंट होती है वो फैक्ट मान ली जाती है। तो उसने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में औरंगज़ेब साहब जो थे वो अगले दिन आके बात कर रहे थे और आपसे जब नुकसान का पूछा जा रहा था तो आपने कह दिया कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। सोचेगा इट मीन्स कि जो उनका स्टांस है वो अब ग्लोबली दुनिया ले चुकी है। नहीं, अब तो वो जिस तरह होते हैं ना स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, पहले होता है डिनाइल, नहीं गिरे नहीं गिरे, फिर होता है बार्गेनिंग,
तो अब तो मेजर गौरव आर्य वीडियो बना रहे, अगर राफेल गिर गए तो हमारे पास बहुत पैसे है, 1 बिलियन 2 बिलियन, हम 6 और खरीद लेंगे। तो अब वो बार्गेनिंग उस पर आ गए हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, हम और राफेल खरीद यार लेंगे। इसमें अबे जिस तरह मैक्रोन को चंड पड़ी है ना, उस तरह राफेल को चंड मारेंगे। मैक्रोन पे बुरा टाइम आ गया बेचारे को। मैक्रोन को तो उसकी बीवी ने चंड करा दी कि किसको जहाज बेचे तूने। मुझे लगता है उसने उसने भी यही गुस्सा निकाला है उसके ऊपर। वैसे मुझे इस पे एक गंदा जोक आया था बिस्मिल्लाह करें। यार। जब नहीं मैंने कभी नहीं रोका तो आप क्यों रोक नहीं रहे नहीं, हो? आप तो कमेडियन है ना। आप मुझे मैसेज कर दे, मैं सुना दूंगा। या मैं सुना देता। नहीं नहीं, मैंने नहीं तुम नहीं, काटोगे भी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा, मैं क्यों काटूंगा? नहीं फिर मैंने नहीं सुनाना। आप थोड़ा इशारा दे दे। यार वो एक कमेडियन नहीं है इंडिया का जिसने पिछले दिनों ये कहा था कि हमारे राफेल गिर गए हैं तो क्या हुआ और ले लेंगे, हमने थोड़ी आईएमएफ से लोन लेना है। देखा आपने? नहीं। वो एक इंडियन कमेडियन है, स्टैंड अप कमेडियन है, गुजराल समथिंग उसका हाँ नाम हाँ है। हाँ। तो उसने ना ये हर्ष गुजराल। हाँ हर्ष गुजराल, तो उसने अपने शो में ये जोक किया कि राफेल गिर गए तो क्या हो गया और ले लेंगे, हमने थोड़ी आईएमएफ से लोन लेना है। तो उस पर एक पाकिस्तानी इंस्टाग्रामर की वीडियो थी कि बेटा जब अब्बू कत्ल हो जाए ना तो ये नहीं कहते कि अम्मी तो जिंदा है, हम एक और अब्बू ले आएंगे, अब्बू का बदला लेना होता है। यार ये काट देना। नहीं नहीं यार ये नहीं, नहीं, ये गंदी बात मैं है। क्यों लोगों को ये दिखाऊं कि सिर्फ मैं बुरे जोक्स करता हूँ? नहीं यार नहीं, नहीं, वैसे तो लोगों को पता हो ये काट कि देना। आप लोग जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुश्किल काम है पॉडकास्ट में बैठ के जोक सुनाना। नहीं नहीं ये ठीक है काट ना? ये काट जब देना। राफेल गिर सकते हैं तो जोक्स भी थोड़े बहुत गिर सकते हैं। नहीं नहीं ये काट देना। हमारे भी कुछ बाबे हैं आदिल भाई, मतलब हम सारी तोपें सरहद पार कर दी हैं इसमें। यू नो पीपल आर सेइंग जिंगोइज्म जिंगोइज्म। महारंग बलोच में मेरा स्टांस नहीं बदला। DGRPR ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि महारंग बलोच टेररिस्ट है। नहीं है। आप बलूचिस्तान में गलती कर रहे हो कि आप ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके लोगों को BLA के साथ मिक्स करके, ये हमारी सालों साल पोजीशन रही है भाई। जंग के दौरान आप सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स ए डिफरेंट डायनामिक। जंग के दौरान जो लोग नहीं कर रहे या जो लोग एक्टिवली एम्यूनेशन दे रहे हैं दूसरे को क्योंकि उनकी ज़ाती दुश्मनी एक शख्स के साथ है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। दैट इज़ अ सेपरेट दैट इज अ सेपरेट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो 6 साल पहले मैंने ये बात की थी कि ये जो गद्दारी का बयानिया है ना, इसको मैं पाकिस्तान में सिरे से ही नहीं मानता। उसकी रीज़न ये है कि वो तो 3-4 साल में तब्दील हो जाता है। फातिमा जनाबी गद्दार हो गई थी जो कि मादरे मिल्लत थी। अच्छा जी, वो भुट्टो साहब भी गद्दार हो गए थे जो कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उससे पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम का वो हिस्सा रहे हैं। अच्छा उसके बाद नवाज शरीफ 2 दफ़ा गद्दार हो चुका है, बीबी जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क हो चुकी हैं, फिर अब इमरान खान साहब गद्दार हैं। सो गद्दारी का तो सर्टिफिकेट हमारा इंस्टीट्यूट किसी को भी देगा तो वो तो मैं सिरे से ही नहीं मानता, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अगर कोई गद्दार है तो ये फैसला अदालत ने करना है, और वो चाहे मारंग हो, चाहे मंजूर पश्तीन हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसे कोर्ट लेके जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें। ये मेरे में इतना जिगरा है, मैं ये बात कर सकता हूँ, ठीक है, और आप भी करें। आप बजाय इसके कि आप गालियों पे आएँ और इस पे आएँ और उस पे आएँ, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा DGISPR साहब हैं या हमारे और इदारे हैं, उनके पास अगर एविडेंसेस हैं तो वो एविडेंसेस पब्लिक को क्यों बता रहे हो? मतलब मुझे आप दिखा दोगे कि यार इमारन के जो है ना वो हमने रॉ के साथ उसके मरासिम में, मुझे क्यों बता रहे हो? कोर्ट लेके जाओ, प्रूफ करो और वहां से उसको सजा दिलवा दो। बगैर सजा के आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, बगैर जुर्म के, बगैर एविडेंस के आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। शी इज़ अ वॉइस, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की वो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत सारे लोगों की उसके साथ सिंपैथीज हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये मत समझें कि मारंग को लोग सिर्फ बलूचिस्तान में सपोर्ट करते हैं। मारंग के पास कश्मीर तक की लेफ्ट की जो वॉइसेस हैं वो भी उसके साथ खड़ी हैं, GB तक के लोग उसके साथ खड़े, क्योंकि इन दी एंड तो सारा लेफ्ट, ये सारा प्रोग्रेसिव सर्कल वो एक ही है। सो आपको मारंग कल अगर कराची में नजर आएगी ना, या वो गिलगित में भी नजर आएगी, तो वो इतने ही क्राउड के साथ नजर आ जाएगी। सो अगर वो एक ह्यूमन राइट की आवाज़ बन रही है और वो उसके लिए काम कर रही है, जहां उसकी गलतियां हैं उसके ऊपर उसको कर दें, जो भी कानूनी कार्रवाई बाय लॉ है। लेबल मत करें, ये लेबल गलत है। और अगेन अब आ गई बात मारंग की, और अब लोग हमें कहते हैं, तो चलें अब मैं आपको एक वीडियो देता हूं।
वो एक रात को भी तो भेजी थी आपने। नहीं वो नहीं, मैंने इसमें ना मुझे टोकना, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। नहीं उसमें तो आपने बहुत टोका था जी। मैंने बहुत अरसे से ना ये बात, ठोकर जो है आप। बहुत अरसे से ये बात मैंने ना अपने दिल में रोक के रखी हुई थी और ये मैंने निकाल दी थी। मारंग बलोच के खिलाफ, वो एक बलोच कौम की बेटी है, वो बलूचिस्तान की बेटी है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, हम उसे बहन समझते हैं, वो हमारी बहन है। नज़रिए का इख्तलाफ हो सकता है, तर्ज अमल का इख्तलाफ हो सकता है, वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है। उसके बारे में जो कुछ जैद हामिद ने कहा है और उसके बारे में जो कुछ एहसन चट्ठा ने कहा है, इतने गलीज इंसान का तो ठीक नाम है ही नहीं लेना जी, चाहिए था। और वो गलीज इंसान अता तारड़ के साथ ऐसे फिर रहा है कि जैसे जेम्स बॉन्ड की वापसी। अता तारड़ साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, आपके अंदर से वो गंदगी नहीं निकली ना, वो बीबी के जमाने की वो तस्वीरें फेंकने वाली गलाजत नहीं निकली। अभी आप कह रहे थे कि जी ये पीटीआई ने सारी यूथ को बर्बाद कर दिया, आप एहसन चट्ठा को लेके फिर रहे हो साथ। एहसन चट्ठा कौन है? और ये बात हम मारंग के बारे में जितनी घटिया और गलीज जबान उसने इस्तेमाल की, बाहर तो निकले। मैं कहता हूं मुझे किसी दिन टकर जाए ना, मैं उसको बताऊंगा इधर आज चट्ठे, तुझे मैं बताऊं कि बलूचिस्तान के लोग क्या है, और बात करनी है आर्गुमेंट के साथ करो। तुम तो बेगैरत बाकियों को भी जलील करवा रहे हो, तुम उसके बारे में घटिया और गलीज बातें करे। जैद आमिद साहब जी, वो टांगे काट दो, सूली चढ़ा दो, इनके ऊपर कोई पीका एक्ट नहीं लगता। तारड़ साहब, इनको कोई फोन कॉल नहीं जाती, इनके कोई चैनल बैन नहीं होते, उल्टा आप ऐसे लोगों को साथ लेके फिरते हो। ये गलत है। आपको मारंग के खिलाफ जो भी बात करनी है ना, मीडिया में ना करें, अदालत में जाके करें, ठीक है। और जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है ना, पहले तो उससे पूछें, जो वहां पे बैठ के कह रही है हाँ जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ये सारे सरदार अपने घरों को नहीं जा पाते, गलत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ना। चाहे वो सरफराज बुगटी है या कोई और है, असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं, अपने इलाकों में जाए ना, अपने इलाकों में अपनी पावर एक दफा शो तो कराएं ना। कितने पानी में हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, ये सारे एक तरफ हो जाए ना तो मारंग का मुकाबला नहीं कर पाते। और ये इनको फियर है, क्योंकि बलूचिस्तान कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त उसको फ्यूडल सिस्टम से निकलना है, ठीक है। तो वो निकलेगा ना कभी तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, वो टाइम आ चुका है। और मारंग एक वॉइस है यूथ की, सो आप उसकी आवाज को मत दबाएं। आप उसको गद्दार गद्दार कहने के बजाय, इतने बड़े बड़े तुरम खान है ना, मंसूर अली खान है तो जावेद चौधरी है तो वो हामिद मीर है, इंटरव्यू करवाए ना, लेके आए मेन स्ट्रीम पे अपने साफियों को, जो आप ईमेलें कर करके डेटा देते रहते हैं कि जाओ जाके वीडियोस बना दो और शोज कर लो, उनको दे दें वो डेटा कि वो मारंग के सामने बैठ के उसका इंटरव्यू कर लें। कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? दलील के सामने क्या रखेंगे? तो फिर आपके पास एहसन चट्ठा जैसे लोग बचते हैं। तो अगर आपने एहसन चट्ठा जैसे लोगों के साथ, तारड़ साहब, आपने चलना है, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। आपके साथ फिर यही गंदगी हो रही होगी। फिर आपने रोना नहीं है कि मरियम के बारे में ऐसी बात क्यों होती है, मियाँ साहब के बारे में ऐसी बात क्यों होती है। आगे निकले ना यार इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से तो कम पीछा छुड़ाएं। आपको बलूचिस्तान के इशू पे बात करनी है। देखें, सारी डिबेट में ना लोग ये भूल जाते हैं कि जिस दिन बलूचिस्तान ग्रो करेगा, एक्चुअली में हमें बस बलूचिस्तान की ना तस्वीर ऐसे नज़र आती है, वो एक अजीब सी गवादर में एक पीसी है, बस एक क्रिकेट ग्राउंड है, हाँ और गवादर, वहाँ सीपेक का पैसा आ जाएगा, बस सीपैक का ये पैसा आ 3 जाएगा, चीज़ें। मादनियात निकाल लेंगे, हाँ, हाँ। हीरा सोना, और बस ये बलूचिस्तान, या। ठीक है। एक सिविलाइजेशन है ना। गवादर की आबादी लेट्स सपोज आज 5 लाख है, और अगर गवादर में इसी तेज़ी से तरक्की होती है, सीपैक आता है, तो विद इन 15 से 20 साल गवादर की आबादी 50 लाख हो जाएगी। जैसे कराची एक बड़ा शहर बन गया, गवादर बन जाएगा। यार कनाल रोड की एक लेन से गवादर के हर इंसान को पीने का पानी जिंदगी भर तक मिल जाए शायद। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आप कनाल रोड की लेन बढ़ा दोगे, अंडरपास बढ़ा दोगे, गवादर के बच्चे को पीने का पानी नहीं दोगे। उन्होंने जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया है वो भी वहाँ के बच्चों के फुटबॉल खेलने का ग्राउंड था। वो तो डिबेट ही और है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गवादर के लोगों को ये फियर है कि गवादर में अगर डेवलपमेंट होती है या बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होती है और एक मैस इमिग्रेशन होती है पंजाब से, कराची से, केपी से, तो वहाँ के जो लोकल हैं वो अगले 15 से 20 साल में माइनॉरिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके एमएनएज एमपीएस फिर वो नहीं रहेंगे, उससे उनकी जबान को भी खतरा होगा, उनकी तहजीब को भी खतरा होगा। अब तक तो बड़े इलेक्शन हुए बलूचिस्तान में जिसमें उनके एमएनएज और एमपीएस आए। नहीं, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आबादी अगर बढ़ेगी तो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। उसमें जो ट्राइबल बेस पे वोट ले रहे हैं ना, उनको भी नुकसान होगा।
जो कोटे की बेस पे नौकरियां ले रहे हैं उनको भी नुकसान होगा, लेकिन मेजरली तो ये होगा कि बलोच कौम माइनॉरिटी में तब्दील हो सकती है। ये मसला मुझे समझ आ गया है, लेकिन 70 साल से इस रियासत को नहीं समझ आया कि आप एक एग्रीमेंट कर लो यार। आप ऑपरेशन करने जाते हो बार बार, आप एक एग्रीमेंट कर लो कि इमिग्रेंट्स आएंगे, रहेंगे, वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे फॉर सम सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, लेजिस्लेशन कर लो। अदील भाई, आप रियासत को बहुत ही बुद्धू समझ रहे हैं। आर्टिकल 370 रिवोक करने का कश्मीर में पॉइंट क्या था? कब्जा करना, उसकी नॉन कश्मीरी वहां आके आबाद हो सके। ठीक है। एग्जैक्टली कश्मीर अखंड भारत का पार्ट है, कश्मीरी नहीं है अखंड भारत का पार्ट। यू कैन डू विदाउट कश्मीरीज, यू कांट डू विदाउट कश्मीर। तो ये जो एक पॉपुलेशन कंट्रोल है, मैं बहुत ज़्यादा हूँ अगेंस्ट रेसिज्म। आपको पता है मैं खुल कर बोलता हूँ। अफ़गानियों को जिस तरह हमने निकाला, बहुत गलत बात की। सिंधी नेशनलिस्ट यही बात करते हैं, मैं फंडामेंटली उनसे डिसएग्री करता हूँ कि वो जो नफ़रत करते हैं ये करते हैं। अगर कोई आकर मुझे एविडेंस दिखा दे कि जानबूझकर स्टेट ने एक स्ट्रेटजी के तहत एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक सर्टन पॉपुलेशन को वहाँ पर लेकर आए हैं, आई हैव टू कंसीड दैट पॉइंट टू द नेशनलिस्ट कि स्टेट एक स्ट्रेटजी के तहत आपसे आपकी ज़मीन छीनने के लिए आपकी ज़मीन में और लोग लाकर उस ज़मीन पे काबिज हो रहे हैं ताकि वो स्टेट के कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि आप कंट्रोल में नहीं आ रहे। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ ना सर, इस पे नेशनलिस्ट अगर सड़ हैं तो मैं कैसे नेशनलिज्म के अगेंस्ट बोलूँ? मैं नहीं बोल सकता। हालांकि मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए मेरा उनसे बराह रास्त कोई उस तरीके का ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बलोच का हक है कि वो उस ज़मीन पे रहता है। और बलोचिस्तान की आबादी तो बहुत डाइवर्स है, वहाँ हज़ारा भी रहता है, पश्तून भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, सराइकी भी रहता है, सिंधी भी रहता है, उर्दू बोलने में डाइवर्स पॉपुलेशन है। लेकिन ये रियासत की गलत फहमी है कि सिर्फ BLA उनसे नफरत करती है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। आप बलूचिस्तान के किसी पंजाबी से भी जाके पूछ लें कि वो स्टेट को कैसे देखता है, वो फेडरेशन को कैसे देखता है, तो आपको उसकी राय में भी कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आप स्टेट को और फेडरेशन को कैसे देखते? मैं तो स्टेट और फेडरेशन को बिल्कुल वैसे देखता हूं कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और KP ने मिल के पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान ने इनको नहीं बनाया, तो पहली राय हमारी होगी। नहीं, बनाया तो हमें रियासत ने बहुत है, क्या बनाया है हाँ, वो जो ये नहीं 70 साल बता, से बनाया है, वो नहीं बता वो सकता। चैप्टर आपको क्लोज करना पड़ेगा। हर दफा जंग आपको बचाने नहीं आएगी। सो आपको जो है ये वाली जो पॉलिसीज हैं ये समहाउ चेंज करनी। आपको बलूचिस्तान जाना है, आपको बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है, आपको वहां से मादनियात निकालनी है, आपने जो करना है करें भाई, लेकिन वहां के लोगों की रजामंदी के साथ, वहां के लोगों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, अपनी मर्जी के फ्यूडल एलीट नहीं जो पिछले 250 साल से हुकूमत कर रहे हैं वहां पे। वो उनकी पावर मुक चुकी है भाई, वो आप ही के बलबूते पे बैठे हुए हैं, वो आप ही की प्रोटेक्शन में। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो ये भी पता रहते कहाँ है, लेकिन ये कि वो कहाँ रह रहे, बस कर देना, ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। मुझे जो पियर्स मॉर्गन पे इतनी मेहनत करके जो मैंने गुडविल कमाई थी, आपने एक ही पॉडकास्ट में सारी जला दी। तो आपको क्या लगता है मैं बस जावेद अख्तर की लूंगा? देखिए, आप बलूचिस्तान में अगर जा रहे हैं तो जहाँ मारेंगे वहाँ हाफिज सईद भी घूम रहा है। हाँ ठीक है दीदी, बलूचिस्तान तो फिर हमारा देखें एक वो मैं जब फरहान से सुनता हूँ, मतलब मेरा गला क्यों बैठा हुआ है फरहान, पता है अब वो आवाज ही ऐसी है। तो अब मेरी वो उस वक्त आप बहुत ही इमोशन में था, फिर मैंने बोला मैं टोकता हूँ तो भी बुरा लगता है, तो मैं रुक गया, तो मैंने उस वक्त टोका नहीं। मरियम नवाज़ की जो AI वीडियोस बनाते हैं, जो अपनी तरफ से बड़े फिलोसॉफिकल बनते हैं, मुईद डैशज़ादा, पीरज़ादा, अंगूठा ज़्यादा, आदिल राजा तो है ही घटिया तरीन आदमी, बट मुईद ज़्यादा तो कोशिश करता है ना कि मैं सोफिस्टिकेटेड, वो भी वही कमीना कुत्ता, यही गंदी वीडियोस ना। मतलब 1000 करोड़ PTI पे तनकीद हुई, बिलो द बेल्ट हुई, इद्दत केस हुआ, हर चीज़ गलत है। मतलब ये तो PTI के सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं ना। सोशल मीडिया पे भी कभी किसी ने खुदा ना खास्ता बुशरा बीबी की जनरल बाजवा के साथ AI वीडियो कोई सोच भी नहीं सकता, ना किसी को अल्लाह माफ़ करे कभी करनी चाहिए। हर दफ़ा मैंने इस चीज़ की तनकीद की, PTI के सेक्सिज्म को कॉल आउट किया, लेकिन PMLN ने, क्योंकि आप नाम ले चुके हैं, मैं तो चाहता भी नहीं कि मैं नाम लूँ, जो SN चाटा है और एक और है वो जिसने पता नहीं मुंह में क्या डाला है कि सारे दांत गिर चुके हैं, ठीक है। ऐसा लगता है अजय देवगन अगर पूरे साल केसरिया मुंह में डाले तो वो गंदे घटिया तरीन
ऐसे लोगों को आप नेशनल चैलेंज पे बुलाकर तमगे देकर, ठीक है दिल मेरा भी चाहता है कि यार एक दिन तमगा इम्तियाज़ मिले, जिन जिन लोगों को आप लोग तमगे देते हैं ना, थूकने का दिल चाहता है इन प्राइजेस पर। आप लोग इन लोगों के साथ फिर कर, इन लोगों को ट्विटर पे फॉलो कर पीटीआई के किसी पॉपुलर बंदे ने, लेट्स से शहबाज गिल सबसे घटिया इंसान है पीटीआई का, एहसन चाटा जैसा नहीं है। एहसन चाटा 13-14 साल की एक पीटीआई की बच्ची है, उसके बारे में जो उसने अल्फाज गुफ्तगू, मतलब यार एक तो होता है कि चलें पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, आपने किसी को माँ की गाली दी कि बहन इसको ये इसको, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ मूवमेंट में चले निकल गया, लेकिन शुगल में मस्ती में यार एक वो लेवल कि आप एज अ सोसाइटी बैठो और आप बोलो आप ये चाहते हो कि कोई इन्फ्लुएंसर, कोई बंदा जिसको यूट्यूब पे लोग फॉलो करते हैं, एक 13-14 साल की बच्ची के बारे में ये बातें करे, उसकी तस्वीरें इस्तेमाल करके जी, और फिर उसको लोग फॉलो करें, उसको गवर्नमेंट के लोग फॉलो करें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपका लेके साथ तो जा फिर रहा किस मुंह से कल को आपकी माँ बहन आपकी बच्ची के साथ ये होगा, तो हम किस मुंह से बोलेंगे आपको कि यार नहीं आपके साथ गलत हो रहा है। है। यही चीज सीखने की मैं है नहीं ना। बोलूँगा आइंदा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बनता नहीं ही नहीं। बोलूँगा आइंदा। सर मैं तो तड़ी भी दे रहा हूँ, बच के रहे मुझसे, टकर गया ना तो चट्टे का क्या बनेगा उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि उसने बात ये की है बहुत घटिया। नाम तेरा चट्ठा, नहीं, चट्टा कास्ट है। अच्छा चट्टा अच्छा, मुझे कास्ट लगा कि वो उसका प्रोफेशन कुछ वो और सॉरी वो आपने चट्ठा बोला, मैं तो आज तक चाटा पढ़ता आ है। रहा नहीं, था। वो उसका मैंने जो उसका काम है उसी पे हाँ, नाम रख वो दिया, उसका दूसरे प्रोफेशन के तो है। चाट चाट के दांत गिर गए। वो उसका प्रोफेशन है, लेकिन ये है कि दूसरे के 2 एडम्स एप्पल हैं, अगर आपने कभी देखा हो। जिस एज में वो है उसको तो वैसे ही इखलाकी तौर पर मर जाना चाहिए, लेकिन इस घटिया और गलीज ज़बान के बाद आपको लगता है बलोचिस्तान के लोगों के साथ जाके बात करेंगे? जो इस वक्त अगर एक बलोचिस्तान में बैठा हुआ कोई फॉलो कर रहा होगा और वो देखेगा कि यार ये वो पाकिस्तान है जो कहता है कि बलोचिस्तान मेरा भाई है और उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऐसे शख्स को साथ लेके फिर रहा है, मैं लानत नहीं भेजता कि हम अपनी बहनों को गालियां पढ़ने वाले लोगों के साथ जाके जो है वो करें। और फिर वही वाली बात कि वो दहशतगर्द है, वो दहशत, ओ यार माफ़ी दे दो यार। नहीं अगर और एक और चीज़ भी, ये जितने हमारे ये जो है ना तुनम खान साफ़ी जो मारंग के बारे में कहते थे कि वो बीएलए की मजम्मत नहीं करती, माइक लेके उसके पास चले जाते थे, मारंग तुम बीएलए की मजम्मत करो, ठीक हो गया, उसने वैसे तो की है, हाँ, बिल्कुल लेकिन आपको मारंग से बीएलए की मजम्मत करवानी है, आपको बलूचिस्तान के हर शहरी से बीएलए की मजम्मत करवानी, मैं कर देता हूँ। लेकिन आज के बाद आप किसी जनरल का इंटरव्यू लेंगे ना, तो आपने उससे पहले मुशर्रफ, अयूब, ज़िया और यहिया की भी मजम्मत करवानी है, उन मार्शल लॉज पे माफिया मंगवानी है, अपने रिक्रूटमेंट सेंटर से उनकी तस्वीरें हटानी है, ये जो म्यूजियमों में उनके आपने बड़े बड़े वो बनाए हुए हैं ना, ये फिर ख़त्म करो। हम रह गए सिर्फ मजम्मत करने के लिए और तुम अभी भी उनको प्यो बना के फिरते रहो। उसका बच्चा पोता क्या कर रहा है फिर पार्लियामेंट में? जमहूरियत के लिए लड़ रहा है ना पोता। हाँ, वो जमहूरियत के लिए वो लड़ा जिसका बाप मैदान जंग में नहीं लड़ता था, जिसका दादा, जो उसका काम था। सो ये वाला ये वो जो हमारे मेन स्ट्रीम के साफी है ना, जो फिर 23 मार्च को पहुंचे होते, मैं हैरान था वो काम तो उन्होंने वही किया जो नूरजहां ने 1971 में किया था, आजकल के सहाफ़ियों ने वही काम किया। और आप, अच्छा मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, जिस मुल्क में पीका एक्ट हो, जिस मुल्क में आप इमरान खान का नाम टीवी पे ना ले सकते हो, बात ही नहीं कर सकते हो, वो यार तुम 23 मार्च को तमगा क्यों लेने गए हो? तुमने साल में किया क्या है? वो सियासतदानों को बैठ के लड़ाने में कौन सी सहाफती तीर मारा है? और वो क्या नाम है उसका, मुनीब नाम है ना, वो जो पहले से जो सेठी के साथ बैठता था, हाँ, उसको भी मिला है तमगा। कुछ शोज तो अच्छे किए उसने। चलो ठीक है, फिर आप मान रहे हैं। यार नहीं, मतलब ठीक है जी। नहीं बट आई एग्री कि उसको लॉयल्टी रिवॉर्ड भी है। आप अगेन देंगे ना, कामरान शाहिद साहब जो है ना, वो आप उनसे पूछे 71 के बारे में उनकी क्या राय है, और फिर उनसे पूछे आपने फिल्म कौन सी बनाई है। कामरान शाहिद साहब के वालिद तो फिल्म एक्टर थे, शाहिद साहब मशहूर सुपरस्टार थे। तो कामरान शाहिद की जो 71 पे राय है वो उसकी फिल्म में नहीं है, जो उसने फिल्म बनाई थी, पता नहीं कौन सी फिल्म बनाई 71 पे बनाई थी उसने। अभी?
हाँ हाँ वो लगी, फिर उसके बाद वो पता नहीं ओ खेल खेल में, नहीं खेल खेल में नहीं थी वो, मिकाल जुल्फिकार को लेके उसने बनाई थी। खेल खेल में एक साथ ही टाइम पे जो आई थी, हाँ एक ही टाइम 71 का बजट निकला था ना, 71 जिस का टाइम बजट निकला जावेद था। जब्बार की डॉक्यूमेंट्री आई थी, खेल खेल में आया था और ये फिल्म आई आप थी। जर्नलिस्ट हैं और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का भी नॉलेज है, यहाँ का भी नॉलेज है, प्रोग्रेसिव भी हैं, आप 71 पे स्टेट एजेंडा वाली फिल्म बना रहे हैं, तो फिर तमगा भी मिलना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना दिल गुर्दा पकड़ें और ये इमरान खान और नवाज शरीफ की ज़ात से बाहर निकल के जो गिलगित में इस वक्त हो रहा है, ज़रा प्यो के पुत्र बन के दिखाएं, उस पर बात करें। बताएंगे गिलगित में इस वक्त क्या एक्शन चल रहा है, कितने लोग उठाए गए, कौन कौन से उठाए गए। इजाजत हो तो एक अनवर आ रहा है, कश्मीर एक्शन कमेटी ने इजाजत क्या मांग- किया? अच्छा यार छोड़े यार, इजाजत दें तो मैं दे दूं फिर। दे दे। इस बात पर तनकीद नहीं बनती क्योंकि पट्टा अपने ही कुत्तों के गले में बांधा जाता है। अच्छा था, बुरा नहीं था, हाँ नहीं अच्छा बुरा नहीं था। मैं उस पे कोई बुरा बात नहीं नहीं, था। मैं पहले ही जहाँ जाता हूँ लोग मुझे जो है ना हो गया बुरा नहीं था। तुम लॉयड पे तनकीद की है। ये तो तनकीद भी नहीं थी, ये तो मैं बोल रहा था कि कुछ सैटायर, अच्छा पॉलिटिकल सैटायर हो हाँ तो वो अनवर साहब से मैं वाबस्तगी लगा देता हूँ कि यार एक दिन हम भी इतना अच्छा करेंगे। तो अल्लाह अल्लाह करवाए मुझसे। नहीं, मेरी नज़र में तो ये अच्छा था कि ये जो तमगा है ना, ये गले में पट्टा है। ये पट्टा ही है। हाँ। गई बत्ती बस जी। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, तो इससे पहले कि लाइट फिर से चल जाए, आप लोगों के सवाल अदील अफजल के लिए। पहले तो सवाल ये है कि क्यों बार बार आते हो? यार वो उसका जवाब दे दिए, वेला हूँ। असी वेले कहाँ मैंने अदील अफजल जी, सराइकी और पंजाबी अलग हैं? अब पता नहीं, वैसे तो कोई लिंग्विस्टिक का माहिर बता सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सराइकी को पंजाबी का डायलेक्ट नहीं कहना चाहिए, सराइकी अलग ज़बान है। तो आप पंजाबी को सराइकी का डायलेक्ट कह दें, आप सराइकी ज़बान कह दें जो भी पूरे खित्ते में बोली जाती है। What techniques did he use to enhance his storytelling and evoke emotions with his voice, pitch and tone? लोगों को ऑब्जर्व करें और जिस वक्त कहानी सुना रहे हो तो लोगों के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करें। Is Pakistan doomed to fail concerning its hard and vulnerable geography, especially from the western border? ये थोड़ा उर्दू में समझा दें। कि भाई जो भी हो जाए साड़ी किस्मत ही है कि लगे ही लगे हैं हमारे तो। नहीं बाबा रामदेव अगली प्रोडक्ट लॉन्च करो, बाबा रामदेव। यार Ask him why TCM took down his podcast and cropped his clip about drama Ehde Wafa and uploaded it again. Was he taken on board or contacted by TCM before this move? I contacted them और Who contacted you? नहीं, nobody contacted me, they contacted तला। अच्छा, कौन तला? कौन तला जी? TCM का तला। What is his process of understanding the news? How he chooses his version of it? I discuss with the people, I listen them. एक दिन अदील अफजल के रात के वॉइस नोट्स लीक हो जाए ना, मज़ा आ जाए। कोयटा की उर्दू की कुछ लाइंस। कोयटा की उर्दू की कुछ लाइन्स, हाँ किधर शाट शाट फिर रहे जोए, आओ किधर ही चलते हैं, आज मौसम भी ठहर है तो खामखा मज़ा आएगा। ये सारी लाइंस किसने आपको बोली हैं? सवाल तो ये बनता है। मैं इसमें एक बात, सारी रोमांटिक लाइंस इसमें ना वो भी आपको सारी लड़के ने दी हैं। कोयटा में है ही लड़के, तो एक यहाँ पे बस एक छोटी सी बात इस सवाल के जवाब में मैं ज़रूर कहूँगा। कोयटा में ना एक बात जो सबसे प्यारी है ना, वो ये है कि कोयटा में अगर आप जाएंगे और कोयटा का कोई आपका दोस्त है, कोई भी आपको आपके नाम से सिर्फ नहीं पुकारेगा। वहाँ लोग हमेशा जब बात करेंगे ना तो बोलेंगे और शहजाद जान, जान ज़रूर लगाते हैं, और अदील जान, हर आदमी दूसरे को जान कहता है। What a cute city. Yeah, it's a cute. Cute. Nothing but love for this guy. Oh, thank you. Love you Was Pakistan studies really that much wrong? पिछले एक हफ्ते ख्याल तो आया कि शायद सच ही लिखा हुआ था भाई। नहीं, it is still wrong. It is, of course. When it comes to this region, it is wrong. Yeah. Is Adil Afzal tired of TP? No. No. Why does he oppose Imran? बहुत हो गया है, बहुत हो गया। अगर आपको फुल बजट दिया जाए तो कौन सी नेटफ्लिक्स मूवी बनाएंगे? हमारे लिखी हुई एक स्क्रिप्ट ड्यूरन लाइन।
क्या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इस क्राइसिस के बारे में नहीं बोला, क्या उनका मॉरल था? यार ये डेव शपेल, सॉरी, डेव शपेल का अगर जिक्र आ ही गया है तो उसका एक बड़ा फेमस जोक है कि वो टीवी देख रहे थे और कोई क्राइसिस हुआ था और एक रैपर है जा रूल और वो बात कर रहा था, तो इसलिए अब हर क्राइसिस के बाद हम लाइक वेयर्स जा रूल। भाई जंग हो रही है, आपको क्यों हानिया आमिर की राय क्यों चाहिए? चाहिए? क्यों आतिफ असलम की राय चाहिए? क्यों फवाद खान की राय चाहिए? खामोशी भी राय ही है। इट्स फाइन। इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, किसी पे कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जिन्होंने इंडिया में भी डाला है वो भी गलत ही किया। भाई जे एक टाइम जंग हो रही है और अगर कोई सेलिब्रिटी ये बोल रहा है कि देखो हानिया आमिर ने कुछ नहीं बोला, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हानिया आमिर का नाम इस्तेमाल करके वो व्यूज़ चाह रहे हैं। सिंपल। कैन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी सिविलाइज्ड कंट्री पब्लिकली गिफ्ट अ फेक फोटो? अपेरेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जो तस्वीर दी है वो फेक है। इस बात की तस्दीक करेंगे हम, फिर जवाब देंगे। बट अगर फेक है तो प्रॉब्ली शहबाज शरीफ ने रातों को तस्वीर नहीं प्रिंट की होगी, उनकी टीम में से किसी ने गलती की होगी। ना मजबूर करेंगे वो अगली दफ़ा असली तस्वीर के चक्कर में कुछ और कर जाएं। वो कुछ तबाही तबूही की तस्वीर थी। अब आप फिर बोलेंगे मेरा बुरा जोक एक और काट दो। कितना मैं आपको बचाऊंगा? काट दो, काट नहीं दो, नहीं काट दो। नहीं नहीं, यही डॉक्टर ने बोला था जब आप पैदा हुए थे। पंजाब PMLN और करंट प्रोग्रेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? पंजाब में बड़ा काम हो रही है। हो तो रहे हैं। क्या आप अगर पावर में होते तो बलूचिस्तान का इशू कैसे रिजॉल्व करते? वो मैंने बता दिया। अच्छा, ओरल स्टोरी टेलिंग कैसे शुरू करें? आसपास अपने सबसे पहले घर में दोस्तों को तो किससे सुनाना शुरू करें ना, उनके लिए एंगेजिंग बने पहले। पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, जावेद चौधरी, आई थिंक जावेद अख्तर, वो हो गया। मैं आपको पर्सनल शायरी भेजूंगा, आदिल भाई प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैं पहले अप्रूव करूंगा आपकी शायरी, फिर मैं आपको आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? बात करके प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और डरे नहीं। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? बार बार। अपने बचपन के बारे में बताएं। क्यों भाई, समीना पीरज़ादा का शो चल रहा है, बताएं। कभी दरख्त आपसे तो गिरा होगा? दरख्त से मैं कभी नहीं गिरा। नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं सवाल। अच्छा, दरख्त। बोलना आ गया, सुनना नहीं है आपको। सवाल क्या, जवाब क्या? क्या आप पंजाबी नेशनलिस्ट हैं? नहीं कुछ तो सच बोल। नहीं, मैं नहीं हूँ ना, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है। और मैंने तो सिंध के लिए भी बात की है, कराची के लिए भी की है, बलूचिस्तान के लिए भी की है। मैं किसी भी एक कम्युनिटी का ना तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कम्युनिटी। अच्छा, तो मैं अपने नाम के साथ हमेशा एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ कि मैं खाना बदोश हूँ। और इसी तरह एक और पॉडकास्ट खरगोश के साथ ख़त्म करते हैं। साथ हमने उल्लू भी बिठाया हुआ था और उनके साथ ये छोटा सा डेकोरेशन पीस। नॉटी बॉय। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।